आज हमारी शादी के कुछ महीने हो गए थे। मैं बहुत खुश थी और यह खुशखबरी राकेश को देने वाली थी, तभी उनकी मौत की खबर आती है। उस दिन से आज तक मैं राकेश की यादों और अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाती गई। आज मेरी बेटी सालू शादी करके चली जाती है। सालू ने जाने के बाद अपनी माँ के लिए ऐसा क्या किया कि नीतू की ज़िंदगी ही बदल गई। आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि इसका अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। रिया से मिलने आए हो ना? जी हाँ, मुझे मेरी पहली सैलरी मिली थी। रिया के लिए एक गिफ्ट लेकर के आया था, बस वही देना है। मैंने रिया से बात करने के लिए फ़ोन भी किया था, पर छोटू ने बताया कि रिया की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ रिया को? शालू जी, जैसे ही मैंने रिया की तबीयत के बारे में पूछा वो एकदम चुप हो गए। तुम रिया से मिलने आए हो ना, जाओ उससे मिल लो। छोटू, आनंद को रिया के कमरे में जाकर छोड़ देना। विभोर जी, उन्होंने आपको बताया नहीं कि रिया को हुआ क्या था? मैंने उनसे पूछा पर नहीं, बस छोटू मुझे उसके कमरे तक छोड़ आया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो रिया सो रही थी। मैं काफ़ी देर तक उसके पलंग के पास खड़ा रहा। पलंग की साइड टेबल पर रखी हुई तस्वीर को देखता रहा और उसे उठाकर देखा। जहां तक मैं समझ पाया कि वो रिया की मम्मी थी और उन्होंने अपने गोद में यानी रिया के भाई को ले रखा था। वो ज़रूर रिया का भाई ही था। तस्वीर देखकर मैंने उसे वापस धीरे से टेबल पर रख दिया। उसके कमरे में रखे सोफे पर मैं जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली और मुझे अपने कमरे में बैठे हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर हूँ। आंखें मलते हुए वो बिस्तर से उठकर बैठ गई। आनंद, तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? पापा घर पर हैं। जानता हूँ, मिल चुका हूँ उनसे। उनकी परमिशन से ही तुम्हारे कमरे तक आया हूँ। और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या पापा ने तुम्हें परमिशन दी मेरे कमरे में आने के लिए? सच कह रहे हो तुम? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? रिया, तुम्हें हुआ क्या है? बताओ जरा। छोटू कह रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई, ना सुबह ना शाम, और तुम्हारा कोई फ़ोन कॉल्स भी नहीं आया। आनंद, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये तो छोटू पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। रिया, मुझे कुछ छुपाना नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम्हारे पापा डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे? हे मेरे भगवान, ये छोटू भी ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ मुझे आनंद। पापा भी ऐसे ही घबरा जाते हैं। मेरी बात छोड़ो, कल चंडीगढ़ जा रहे हो ना तुम? बात मत बदलो रिया, ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं बदल रही हूँ, मैं ठीक ठाक बैठी हूँ ना तुम्हारे सामने। अच्छा ये बताओ, पैकिंग हो गई तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं किया, अब जाकर करूँगा। माँ और दादी की शॉल रखना मत भूलना। हाँ नहीं भूलूंगा। और हाँ रिया, ये तुम्हारे लिए। मैंने पैकेट आगे करके उसको कहा। मेरे लिए? क्या है ये? खुद ही खोल कर देख लो। उसने वो पैकेट खोला और शॉल देखकर कहने लगी, उस दिन क्यों नहीं दिलाई मुझे ये? हाँ, मैं बार बार उठाकर देख रही थी कि शायद तुम्हें कुछ समझ आ जाए, पर तुम ठहरे बुद्धू के बुद्धू। वैसे ये ली कब? आज ही ऑफिस के बाद जाकर ही ले ली थी मैंने। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था बस, और कोई बात नहीं है। तुम्हें पसंद तो है ना? बहुत पसंद है। आनंद, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। या मुझे शॉल को ओढ़कर मुझे दिखाने लगी। शॉल बहुत अच्छी लग रही है। शॉल? मैं नहीं अच्छी लग रही, मुंह बनाते हुए रिया बोली। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम शब्दों को बहुत पकड़ती हो रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। लिखते तुम हो और शब्दों को मैं पकड़ रही हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो। पहली बार है ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। कहते कहते मैं चुप हो गया। क्या हुआ, बात अधूरी क्यों छोड़ दी? अभी तक तय नहीं कर पाए? अभी तक हमारे रिश्ते को तय नहीं कर पाए कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? हाँ नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो शायद तुम सोच भी नहीं सकती। बस इस वक्त तुम्हारे घर पर बैठे हुए अपने रिश्ते को क्या नाम दूँ, ये कह नहीं सका। पहले तुम दोस्त थी, फिर उससे बढ़कर हो गई। अब शायद मैं तुम्हें अपने से अलग महसूस ही नहीं करना चाहता। आनंद, तुमसे अलग तो अब कुछ है ही नहीं इस दुनिया में मेरे लिए। तुम ही से शुरू, तुम ही पर ख़त्म। अब हमारी जिंदगानी यही पहला और आखिरी एक्सपीरियंस होने वाला है।
दोबारा ऐसा मौका तुम्हें शायद ही ज़िंदगी में दोबारा मिले। इसी बीच छोटू मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आ गया और हम दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। चाय की ट्रे को देखकर रिया कहने लगी, ये क्या लाया है छोटू? दीदी बड़े साहब ने आनंद साहब के लिए चाय नाश्ता मंगवाया है और साहब यहाँ बैठे हैं तो मैं यही लेकर के आ गया। छोटू ये वापस ले जा, आनंद रात को चाय नहीं पीते हैं। जा फटाफट गर्मा गर्म खाना लेकर के आ। आनंद अभी खाना तो नहीं खाया है ना तुमने? हाँ खाना रहने दो रिया, घर वापस जाकर खा लूँगा मैं। घर जाकर जो खाओगे ना मुझे पता है, वही ब्रेड एंड बटर है ना, यही खाने वाले हो तुम। छोटू तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा रहा है क्या? पापा को बुलाऊं? जा रहा हूँ दीदी, 2 मिनट दो, अभी साहब के लिए अभी गर्मा गर्म खाना लेकर के आता हूँ। और दीदी आपके लिए भी ले आऊँ? नहीं मुझे नहीं खाना अभी। या तुम भी खा लो, अकेले मुझसे ही नहीं खाना खाया जाएगा। ठीक है छोटू, हम दोनों के लिए खाना लेकर के आ जाए, ठीक है? पापा ने खा लिया ना खाना? जी दीदी, बड़े साहब ने खा लिया। थोड़ी देर बाद छोटू हम दोनों के लिए खाना लेकर के आ गया। मेरे लिए दाल पनीर सब्जी रायता था, पर रिया के लिए वो खिचड़ी लेकर के आया। रिया तुम खिचड़ी क्यों खा रही हो? कुछ नहीं, बस आज खिचड़ी खाने का मन था। छोटू अभी कमरे में ही खड़ा था। साहब अभी गर्मा गर्म चपाती लेकर के आता हूँ मैं। छोटू मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरे लिए भी खिचड़ी लेकर के आ जा। नहीं आनंद, तुम आराम से खाओ, तुम्हें कोई खिचड़ी खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और अगर तुम अभी खिचड़ी खाओगे ना तो पूरी ज़िंदगी सुनाते रहोगे कि रिया के घर पहली बार गया था तो क्या खाने को मिला? खिचड़ी। रिया कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा मैं, पर तुम मेरे सामने खिचड़ी खाओ और मैं ये सब मैं नहीं खा सकता। शालू जी वो नहीं मानी, मुझे अपने सामने बिठाकर खाना खिलाती रही। क्या देख रही हो रिया, सारी उम्र तुम्हें ऐसे ही सामने बैठकर खाना खिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। शालू जी वो छोटी सी थी जब उसके मम्मी पापा अलग हो चुके थे, जिसका उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं भी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा रिया, पर मुझे खिलाती रहोगी या खुद भी खाओगी रिया? खा लूँगी ना, मेरे सामने खाओ ना प्लीज़। मैंने 1 चम्मच खिचड़ी का उसे खिलाया जो उसके गले में अटक गया। आनंद पानी देना। मैंने जल्दी से उसे पानी पीने को दिया। रिया ये क्या हो रहा है? वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसने मुश्किल से 3-4 चम्मच ही खिचड़ी के खाए होंगे। वो उसके गले के नीचे से नहीं उतर रहा था, वो बार बार बस पानी पीती जा रही थी। आनंद मेरी पीठ मल दो, खाना गले में अटक रहा है। मैं अपना खाना छोड़कर उसकी पीठ मलता रहा। वो रो रही थी, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हो गया। और एकदम से उसने पापा को आवाज़ लगा दी, पापा जल्दी आओ। वो भागते हुए कमरे में आए। क्या हुआ मेरे बच्चे? पापा फिर से वैसा ही हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं एक तरफ खड़ा होकर उसे देखता जा रहा था। उसके पापा उसकी पीठ मल रहे थे। काफ़ी देर के बाद वो थोड़ा संभली और हमारे जान में जान आई। निढाल होकर वो आंखें बंद करके पलंग पर लेट गई। लेटते ही मुझे कहने लगी, आनंद तुम भी घर जाओ, तुमने अपनी पैकिंग भी करनी है। रिया मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। आनंद मैं ठीक हूँ, ज़्यादा मिर्ची खाने से गले में छाले हो गए हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम घर नहीं गए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। घर सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे, जाओ प्लीज़ जाओ। उसके पापा ने भी मुझे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर से उनकी बात हो चुकी है। कल ही रिया को वो चेकअप के लिए लेके जाएंगे हॉस्पिटल। रात काफ़ी हो चुकी थी। उसके पापा ने मुझे घर वापस जाने को कहा। मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर रिया ने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अभी घर जाऊं और कल चंडीगढ़ अपने घर ज़रूर जाऊं। और मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं टाल सका। शालू जी, मैं पूरे 2 महीने के बाद घर वापस आया। मेरे आने की खबर सभी को पहले से ही थी। माँ भी उन दिनों चंडीगढ़ आई हुई थी। घर पहुँचते ही सबसे पहले दादी और माँ को अपनी पहली कमाई से खरीदी हुई शॉल दी। शॉल देखते ही शालू जी, पता है दादी ने क्या कहा? जिंदगी में ना जाने कितने कपड़े खरीदे मैंने, कभी खुद से तो कभी तेरे दादाजी ने लाकर दे दिए, पर सबसे अनमोल मेरे लिए ये शॉल है जो मेरा आनंद मेरे लिए लेकर के आया है। वैसे अब इस उम्र में मैं इसका क्या करूँगी, लेकिन ये शॉल मैंने तेरी होने वाली बीवी के लिए रख देनी है। दादी उसके लिए संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है,
रिया के लिए मैंने एक शॉल ले ली थी। पता नहीं मेरे मुंह से रिया का नाम कैसे निकल गया। कह तो गया, पर कहने के बाद खुद ही शर्मा गया। रीमा सुन रही है? मेरे आनंद ने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। तेरा और मेरा काम आसान हो गया। आनंद, ये कहकर तो तूने आज मुझे मेरी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। फिर देरी किस बात की है? नौकरी तेरी लग चुकी है, लड़की तूने ढूंढ ही ली है। तेरे पापा को भी फ़ोन करके कह देती हूँ नितिन जल्दी से घर आ जाएं। इस बार जब आनंद वापस पालमपुर जाएगा, हम सभी साथ मिलकर पालमपुर जाएंगे और इसका और रिया का रिश्ता पक्का कराते हैं। क्या कहती है रीमा? कहकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और माँ वहीं सोफे पे कुर्सी पर बैठकर दादी पोते प्यार से एक दूसरे को देखने लगे। और वो फूली नहीं समा रही थी। उनकी आँखों में इतनी मुस्कान थी, बस मुझे बहुत खुशी मिली। आँखों ही आँखों में वो मुझसे पूछ रही थी, क्या ये सच है आनंद? और मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दे दिया माँ को। माँ, जैसा आपका मन करे वैसा करना। वैसे भी आनंद पर सबसे ज़्यादा हक अगर किसी का है तो वो आप और पापा जी का है। हमने तो बस पैदा किया है, पाल पोस कर इतना बड़ा तो उसे आपने ही किया है ना। आपका आनंद बहुत किस्मत वाला है जिसने आपकी छत्र छाया में अपना बचपन बिताया है। वो दादी माँ से कहने लगी, किस्मत वाले तो हम हैं। आजकल के बच्चों को हम जैसे बूढ़े लोगों के साथ बैठना कहाँ पसंद आता है। ओह माँ और दादी, अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हुए मैंने शॉल पैकेट से निकालकर दादी के कंधों पर डाल दिया। माँ ने पैकेट खोलकर देखा और मुझे कहने लगी, आप सही कह रही हैं माँ, बेटे की पहली कमाई से मिले हुए तोहफे से बढ़कर और क्या खुशी में हो सकती है। सही कह रही है तू रीमा, भगवान इसकी कमाई में बरकत डाले। दादी दादू कहाँ हैं? तेरा इंतज़ार करते करते अभी भी अपने कमरे में चले गए। उनके क्लब जाने का टाइम हो जो रहा था। आज भी जा रहे हैं? मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, आज जाने की क्या ज़रूरत थी? ये सब अपने दादू को जाकर बोल। मुझे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है तुझे। फ़ायदा तो उन्हें बोलने से भी नहीं होना। कुछ भी हो जाए, उनका क्लब जाना कोई रोक नहीं सकता। आनंद, उनसे अंदर जाकर कमरे में मिल ले बेटा। दादू के कमरे में आते ही मैंने उन्हें पैरी पौना किया। कैसे हो आप दादू? आनंद, मेरे बच्चे, इस बार बहुत दिन लगा दिए तूने घर आने में। अरे मेरे पुत्र, कब से आंखें तरस रही थी तुझे देखने के लिए। आह मेरे गले लग जा पुत्र, आजा मेरे पुत्र। कितनी देर तक उन्होंने मुझे अपने गले से लगा रखा। फिर कहने लगे, अच्छा ये बता तेरी नौकरी कैसे चल रही है? खुश तो है ना तू? बहुत अच्छी चल रही है दादू, मेरी पसंद का काम है। एक मिनट दादू, ये आपके लिए। ये कहकर एक पैकेट मैंने उन्हें पकड़ा दिया। वो पैकेट खोलकर देखने लगी। शालू जी, उस पैकेट में सिर्फ 500 रुपये थे। प्यार से मेरे चेहरे पर थपथपाकर प्यार करने लगे। शाबाश मेरे बच्चे, ऐसे ही बढ़ते रहो। और अपने कमरे से उठकर बाहर आ गए। देख रही है शशि, मेरा आनंद मेरे लिए क्या लेकर के आया है? हाँ देख रही हूँ, सब देख रही हूँ। और ये भी नज़र आ रहा है कि वो कितना समझदार हो गया है। पहले तो ऐसा नहीं था। मेरा नटखट, इसके पीछे किसका हाथ था? मैं ये सब जानती हूँ। मेरी होने वाली बहू का ठीक कह रही हूँ ना? ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती कि किसका हाथ है। मेरे हिसाब से तो शुरू से ही समझदार रहा है। अपने हाथ में पकड़े पैकेट में से 100 रुपये निकाल कर दादी को पकड़ा दिए और कहने लगे, शशि, इसे मेरे लॉकर में अलग से रख दे। बाकी कल गुरुद्वारे में चढ़ा देना। और देख, इस 100 रुपये के नोट को कभी खर्च मत करना, समझे? उनके प्यार करने का तरीका सबसे अलग था। जाते हुए फिर मैंने सिर पर हाथ फेर कर वो क्लब चले गए। बस कमरे में मैं, दादी माँ और कोई नहीं, हम 3 लोग ही थे। दादू के जाते ही रिया को लेकर उन्होंने मेरी खूब खिंचाई की। माँ मुझसे कहने लगी, इस बार रिया की तस्वीरें नहीं खींचे तूने? हाँ, अब तो तेरे दादाजी ने अपना कैमरा भी तुझे दे दिया है। हाँ, खींची है माँ, बैग में है, अभी लाता हूँ। जैसे ही मैं अपने बैग से रिया की तस्वीरें लेने कमरे में गया, मुझे दादी की आवाज़ सुनाई दी, रीमा, एक बात नोट की है तूने? आनंद कुछ उदास सा नहीं लग रहा है।
माँ लगा तो मुझे भी है, अभी आता है तो पूछती हूँ मैं क्या बात है उसे। शालू जी, उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी कि कैसे हमारे अपनों को बिन कहे हमारी उदासी, हमारी तकलीफ़ें समझ में आ जाती है, पर अब सब समझ में आता है। इसे तजुर्बा कहते हैं जो उम्र के साथ आता है। बैग से तस्वीरें निकालकर आधी आधी माँ और दादी को पकड़ाकर मैं दादी के पास आकर बैठ गया। एक एक करके सारी तस्वीरें देखने के साथ वो मुझसे पूछती रही, ये कौन कौन सी जगह है जहाँ तस्वीरें खींची है। मैं उन्हें बताते हुए हंस पड़ा। दादी, पूरा पालमपुर तस्वीरों में ही देखना है, जब वहाँ आपको लेकर आऊँगा ना तब वहाँ दिखाऊँगा पूरा पालमपुर। दादी, रिया की तस्वीरें। दादी बहुत ध्यान से देख रही थी उन तस्वीरों को। देखते हुए दादी कहने लगी, रिया कमज़ोर लग रही है कुछ। वो क्या कहते हैं, डाइटिंग फाइटिंग तो नहीं कर रही है? नहीं नहीं दादी, वो है ही दुबली पतली, हर समय चटपटी चीज़ें खाती रहती है, वो भी इतनी तीखी कि बता नहीं सकता मैं आपको। आनंद, तेरी माँ कम तीखा खाती थी, वो तो नितिन की वजह से इसकी मिर्ची खानी कम हुई है। हरी मिर्च के अचार के बिना तो आज भी इसके गले के नीचे से रोटी नहीं उतरती है। दादी, ये बात तो मुझे भी पता है, पर दादी आपको तो मैंने मिर्ची वाला खाना खाते हुए कभी नहीं देखा। पुत्तर, खाती तो मैं भी थी, पर शादी के बाद सब कुछ छूट गया। तेरे दादाजी ठहरे फौज के आदमी, घर पर तो बस छुट्टियों में ही आते थे। मुझे तो अपने संग कभी लेकर नहीं गए, और मेरी सास को कुछ भी पसंद नहीं था, सिर्फ मीठा खाना पसंद था उन्हें। बस ऐसे ही मेरी भी आदत धीरे धीरे छूट गई। हाँ, जब मायके जाती थी तब खूब चटपटा खाती थी। एक किस्सा तुझे सुनाती हूँ, मेरी शादी से काफ़ी पहले की बात है ये। हमारे मोहल्ले में एक गोलगप्पे वाला आया करता था। गोलगप्पे मेरे बाऊजी को बहुत पसंद थे। घर के आंगन में उसको बिठा देते थे और मुझे कहते थे, जा बुला कर लेकर के आ अपनी सारी सहेलियों को। और हम सारी सहेलियाँ बाऊजी के साथ मिलकर उसके सारे गोलगप्पे ख़त्म कर देती थी। हमारे ज़माने में आजकल की तरह तीन तरह के पानी नहीं होते थे, बस एक ही तरह का पानी होता था, पुदीने वाला। गोलगप्पे वाला भी खुश हो जाता था कि इधर उधर घूमना नहीं पड़ता, एक ही जगह सारा सामान बिक जाता है मेरा। जैसे ही वो जाने लगता था, बाऊजी उन्हें कह देते थे, ओए, अब 1 महीने से पहले इस गली में तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और वो गरीब आदमी महीने से पहले गली में दिखता ही नहीं था। रीवा, इतने दिनों के बाद आनंद आज घर आया है और इसकी नौकरी लगने की खुशी में आज तो कुछ अलग होना चाहिए। चल सब मिलकर घर पर पार्टी करते हैं। क्यों? दादी, दादू को तो आने दो, पापा के बिना पार्टी का क्या मजा। तेरे दादू तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक हम अपनी तैयारी तो कर लें बेटा। जब तेरे पापा आएंगे उनके साथ फिर दोबारा पार्टी कर लेंगे। क्यों? रीमा, मौजी को बाजार भेजकर सारा सामान मंगवा ले बेटा, और मैं भी अभी आती हूँ। ये नोट अंदर लॉकर में रखा हूँ, कहीं तेरे दादू जल्दी घर आ गए और मेरे हाथ में नोट देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं है। दादी, आप अभी भी दादू से डरती हैं? डरती वरती कहीं नहीं हूँ मैं पुत्र, बस ये सोचती हूँ कि कुछ कहेंगे तो बेकार में उनका बीपी हाई हो जाएगा। नुकसान तो मेरा ही होना है ना, बस अपना फ़ायदा देखकर उन्हें मौका नहीं देती मैं कि बीपी की एक गोली ज़्यादा खानी पड़ जाएगी जनाब को। आपका जवाब नहीं है दादी, ऐसी सारी बातें रिया को भी सिखा देना। हाँ, आने तो दे उसे, सब सिखा दूंगी। ये कहकर दादी अपने कमरे में लॉकर में 100 रुपये रखने चली गई और माँ मौजी को समझाने लगी कि बाज़ार से क्या क्या सामान लेकर के आना है। शाम हो चली थी, मैं अभी तक रिया से बात नहीं कर सका था। उसकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर ने उसे क्या कहा, मैं कुछ नहीं जानता था। ड्राइंग रूम में मैं उस वक्त अकेला था और मैंने रिया के घर फ़ोन मिलाया। उधर से छोटू की आवाज़ सुनाई दी। जब उससे रिया के बारे में पूछा तो उसने कहा, घर पर अभी कोई नहीं है। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहाँ पर हैं सब लोग, उसने मुझे कहा कुछ नहीं बताया और बात घुमा दी। कहने लगा उसे नहीं मालूम। खैर, ये बात मेरे गले से तो नहीं नीचे उतर रही थी। उसे कुछ नहीं पता, वो जो भी बोल रहा था उसे ऐसे ही बोलने के लिए कहा गया था आई थिंक। खैर, मैं उसे बहस तो नहीं कर सकता था
बस यही कहा कि जब रिया और उसके पापा घर वापस आ जाएं तो उनसे मेरी बात करवा दें। ठीक है साहब, ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। इसी बीच माँ भी मौजी को सारी हिदायतें देकर मेरे पास सोफे पर आकर बैठ गई। दादी आज गुरुद्वारे नहीं गई? तो वो अपने कमरे में ही बैठकर पाठ करने लगी। मुझे माँ के साथ ऐसे बैठने का मौका ना जाने कितने दिनों के बाद मिला था। मैं माँ की गोद में सिर रखकर वहीं सोफे पर लेट गया। माँ, पापा कब आएंगे? कह तो रहे थे जब आनंद इस बार घर आएगा तो उसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तेरे आने की खबर उन्हें दे दी है मैंने। देखो शायद वीकेंड तक आ जाए। आनंद, तेरा गुजारा तो ठीक से हो जाता है ना बेटा? और खाने का क्या करता है तू? बाहर से खाता है या खुद बनाता है? इस बार 2-3 चीज़ें तूने बनानी सिखा देती हूँ मैं, ठीक है? और कुछ ना मिले तो खुद ब खुद बना लेना, ओके? वैसे भी हर रोज़ बाहर खाना ठीक नहीं होता बेटा। माँ चिंता मत करो, रिया है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। उसने मेरी पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है। हर रोज़ सुबह शाम घर पर कुछ ना कुछ बना कर लेकर के आ जाती है मेरे लिए। पर बेटा ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है। उसके घर वाले क्या सोचेंगे? माँ, उसके घर पर सिर्फ पापा ही हैं। मम्मी और एक भाई भी हैं, पर वो लोग अलग रहते हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो साथ नहीं रहते? माँ, रिया बहुत छोटी सी थी जब उसके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका था। उसकी मम्मा डॉक्टर हैं और वो अपने बेटे के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई, और रिया यहाँ अपने डैड के साथ और उसके दादा दादी उनके साथ ही रहती थी। उसके दादा दादी जिंदा थे, उन्होंने ही उसकी देखभाल की। ओ, छोटी सी उम्र में माँ से जुदा हो गई। पता नहीं कैसे संभाला होगा उसने खुद को। माँ बहुत इमोशनल है वो, और अपने पापा से भी बहुत जुड़ी हुई है। उसके पापा भी उसे किसी बात के लिए भी मना नहीं करते, पर उसने भी कभी उनकी दी हुई आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसके पापा हमारे बारे में शुरू से जानते थे, पर उन्होंने रिया को कभी नहीं जताया कि वो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ जान चुके हैं। ये बात उन्होंने मुझे कल बताई जब मैं रिया से मिलने उसके घर गया। वो हमारी पूरी फैमिली के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो कैसे बेटा? माँ, वो क्रिमिनल लॉयर है। मुझे कहने लगे कि अगर उन्हें ज़रा सा भी मुझ पर शक होता तो मैं पालमपुर में कभी कदम नहीं रख सकता था। एक बेटी के फादर का ऐसा सोचना कुछ गलत नहीं है। आनंद, अगर कल ही रिया से मिलकर आया है और फिर क्यों इतना परेशान हो रहा है? अपना चेहरा शीशे में तो जाकर देख ज़रा। हाँ, घर आने की खुशी तेरे चेहरे पर नज़र नहीं आ रही बेटा? नहीं माँ, मैं बहुत खुश हूँ। कब से आप सभी से मिलना चाह रहा था मैं। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या परेशानी है तुझे? अंदर ही अंदर कुछ खा रही है जैसे कोई बात। माँ मेरे चेहरे पर आई परेशानी को भांप रही थी। मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछ रही थी। क्या हुआ आनंद, उदास क्यों है बेटा? इतना परेशान लग रहा है। कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। उस समय उन्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं अंधेरे में कोई तीर नहीं छोड़ना चाहता था। कुछ तो बात है, माँ को नहीं बता सकता। माँ, बस थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। रिया से बात हुई? नहीं माँ। क्यों, अभी किससे बात कर रहा था? उनके घर पर कोई काम करता है, छोटू नाम है उसका, उससे ही बात कर रहा था, पर रिया से बात नहीं हो पाई। वो घर पर नहीं थी। क्यों, कहाँ गई हुई थी? माँ, पता नहीं मुझे। क्या हुआ मेरे बच्चे? ये ही तो पता नहीं चल रहा, आखिर हुआ क्या है? क्या मतलब? और मैंने माँ को सारी बात बता दी। ओह, तो ये तो ठीक नहीं है बेटा। माँ, दादी को अभी कुछ नहीं बताना। वो रिया से इतना ज़्यादा जुड़ चुकी है ना कि अगर उन्हें कुछ भी पता लगेगा तो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, तो वो परेशान सी हो जाएंगी। हाँ, नहीं, कुछ नहीं बताऊंगी मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर। पर ये भी तो हो सकता है ना कि रिया अपने पापा के साथ कहीं गई हो। तू दूर बैठा है, इसलिए बुरे बुरे ख्याल तेरे मन में आ रहे हैं। ऐसा कर, एक बार फिर से फ़ोन मिलाकर देख ले, शायद वो लोग घर पर आ गए हों। अच्छा माँ, करता हूँ। ये कहकर मैंने एक बार फिर फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उसके पापा ने उठाया था। उनकी आवाज़ सुनकर मेरी तो जान में जान आई। हेलो अंकल, मैं आनंद। हाँ हेलो बेटा। अंकल, रिया कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, बस अल्सर है, घबराने की कोई बात नहीं है। अंकल, रिया से बात हो सकती है? वो सो रही है बेटा। अच्छा ठीक है, जब वो उठे तो उससे कहना मेरा फ़ोन आया था।
ठीक है बेटा, फ़ोन रखता हूँ। तुम भी अपना ध्यान रखना बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही माँ ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे रिया ठीक है, अभी सो रही है। चल अब तो तसल्ली हो गई ना तुझे, हंस दे अब, चल हंस के दिखा अब। ऐसी मजनू जैसी शक्ल बना रखी है कि क्या बताऊं, सभी को पता चल जाएगा कि कोई बात तो ज़रूर है, वो भी तेरे चेहरे को देख करके। शालू जी, उसके पापा ने इतनी जल्दी फ़ोन रख दिया, मुझे अंदर से कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। कोई बात तो है जिसे रिया के पापा मुझे बताना नहीं चाहते थे। कल सुबह फिर रिया के घर फ़ोन करूँगा, सीधे ही उसी से बात करूँगा। अब मैं, मुझे यकीन था रिया मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी और मैं आने वाले कल का इंतज़ार करने लगा। हम दोनों को वहाँ बैठे काफ़ी समय हो गया था। उन्होंने अपनी कलाई में बंधी घड़ी समय देखा, शाम के 6 बज चुके थे। शालू जी, मुझे लगता है कि हमें होटल वापस चलना चाहिए। आप भी ऐसे बैठे हुए काफ़ी देर से थक गई होंगी। पहले तो थकावट का एहसास नहीं हो रहा था, पर जब उन्होंने कहा तो वाकई लगने लगा कि इतने घंटे सीधे बैठे रहने से पीठ अकड़ गई है। पर समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आप ठीक कह रहे हैं, होटल चलते हैं, थोड़ी देर आराम करने के बाद डिनर पर मिलते हैं, कहकर हम दोनों उठ खड़े हुए। वो अपना अतीत मुझे बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। अभी तो मैं पूरी तरह से उनके अतीत के बारे में नहीं जान पाई थी, पर हाँ, उनके मन को मैं अब पढ़ सकती थी। हम दोनों चुपचाप थे। अतीत को फिर से जीना आसान नहीं होता। विभोर जी के साथ जब भी मैंने अपने अतीत के पन्नों को खोला, एक टीस अभी भी मेरे अंदर उठती है। आखिर क्यों हुआ ये मेरे साथ? जीवन में मिलने वाली खुशियों को हम कम याद करते हैं, पर जिन्हें हम खो चुके हैं ना, जिसे दोबारा हासिल नहीं कर सकते, उनकी यादें दिलो दिमाग पर हर पल छाई रहती है। मैं कहीं भी हूँ या किसी से भी बात करूँ, बस हर पल दिल के कोने में राकेश हमेशा रहते हैं। होटल ज़्यादा दूर तो नहीं था। पैदल चलते हुए हम 10 मिनट में पहुँच गए। अपने अपने कमरों में चले गए। कमरे में आते ही पलंग पर आंखें बंद करके बैठ गई। अभी भी उनकी बातें अपने जहन से नहीं हटा पा रही थी। चाहती थी कि कुछ पलों के लिए दिल और दिमाग दोनों शांत हो जाए, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। पलंग पर बैठे बैठे वहीं से पूछा, कौन है? रूम सर्विस मैम। मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। सोचते हुए दरवाज़ा खोला। सामने वेटर ट्रे में चाय लेकर केटल लेकर खड़ा हुआ था। मैंने तो ऑर्डर नहीं किया चाय के लिए। रूम नंबर 206 वाले साहब ने आपके लिए ऑर्डर किया है, उधर टेबल पर रख दो। ये कहकर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। वेटर के जाने के बाद फ़ोन उठाकर विभोर को थैंक यू का मैसेज बोला। आपके लिए चाय बनाकर आराम से खुद पीने लगी। वाकई इस समय चाय की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी मुझे। वो बिना कुछ कहे कुछ भी समझ जाते थे मेरे बारे में। मुझे किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। एक लंबी ठंडी सांस भरी और मैं सोचने लगी कि किसी को जानने के लिए कितना समय चाहिए होता है। कभी तो पूरी ज़िंदगी ही निकल जाती है, फिर भी आप उसे नहीं जान पाते, और कभी एक सप्ताह नहीं बीतता कि उसे भी कम समय में आप एक दूसरे को समझ जाते हैं। रिया, तुम बहुत किस्मत वाली हो जिसे विभोर जैसा जीवन साथी मिला। किस्मत तो मेरी भी बुरी नहीं थी, बस वक्त ने साथ नहीं दिया। और राकेश, काश वक्त को बदला जा सकता तो शायद तुम भी इस वक्त मेरे पास होते। सोचते हुए मेरा गला रुंधने लगा और मेरी आंखें छलक पड़ी। खुद को संभालने लगी मैं। शालू, रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है तुझे। तुम्हारी आंखों में आंसू तो राकेश भी नहीं देख सकता था। कभी सोचा है तुम्हारी ऐसी हालत देख वो भी कितना दुखी होता होगा? रात होने को थी और मैं इंतज़ार में थी कि कब हम डिनर के लिए मिलेंगे। समय काटे नहीं कट रहा था। उठकर मैं तैयार होने लगी। सुबह से पहने कपड़ों में सिलवटें नज़र आने लग गई थी। क्या पहनूं सोचते हुए अपने लिए शिफॉन की साड़ी निकाली। नहाकर खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। बालों को ड्रायर से सुखाकर पीछे क्लच लगाया। तैयार होकर मैं नीचे रेस्टोरेंट में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट में विभोर भी वहाँ पर आ गए। ओह, आप तो समय की बहुत पाबंद है, हम ही लेट हो गए।
अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहने लगे, देर तो आपने भी नहीं की, बस मैं ही जल्दी आ गई। एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहती हूँ आपका। शुक्रिया किस बात के लिए मोहतरमा? कमरे में चाय भिजवाने के लिए। उस समय वाकई मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बड़ी इच्छा करी थी चाय पीने की। मैं अभी ऑर्डर करने की सोच ही रही थी कि उससे पहले मेरे सामने चाय आ गई। जहाँ तक चाय की बात है, अपने लिए मंगवाई थी, साथ में आपके लिए भी मंगवा ली। मुझे पता था कि अभी तो आप उन्हीं सब बातों में उलझी होंगी। आज आप कुछ अलग सी लग रही हैं। साड़ी और ये रंग आप पर बहुत खिल रहा है। हाँ, ये आप आप कह तो सही रहे हैं। मेरे दिमाग से बातें जल्दी निकल जाती हैं। और तारीफ करने के लिए शुक्रिया। विभोर जी, आपसे एक बात कहना चाहती थी। कुछ झिझकते हुए मैंने उनसे कहा, जी कहिए, आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मुझसे पूछ सकती हैं। जो बातें आप इतने सालों से सबसे छुपा कर रखे हुए थे, आप मुझसे वो सब बातें शेयर कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह तो नहीं है ना? या फिर यूँ ही क्योंकि आपने खुद ही मुझसे कहा कि आज पहली बार तो बोला हूँ, यानी मुझसे पहले रिया की बातें आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी। जब आपने ये कहा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर आपकी बात नकारने की कोई वजह भी नहीं थी मेरे पास में। शालू जी, ये बात सच है कि मैंने आपसे पहले किसी से भी रिया के बारे में कुछ नहीं कहा। आपसे इसलिए कि इसकी भी वजह एक है। आपको याद है जब आपको बुखार आया था और मैं आपके पास आपके कमरे में बैठा था? आपके कमरे में पलंग की साइड टेबल पर जी ले ज़िंदगी दोबारा की किताब रखी हुई थी। जब मैंने आपसे वो किताब मांगी, आपके चेहरे पर आए भाव मुझे आज भी याद है। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जान ना पहचान, क्यों ये इंसान आपसे आपकी चीज़ मांग रहा है। पर शिष्टाचार के नाते आपने वो किताब मुझे पकड़ा दी। रिया की तस्वीर को देखते ही जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा, आपने मुझे टोक दिया था। याद है मुझे, उसे अपना बचपना कहूँगी मैं। आपने कितने हक से कह दिया था कि रिया की तस्वीर पर हाथ ना फेरे। मैं नहीं चाहती कोई उसकी तस्वीर को छू कर देखे। उस समय मैं आपके और रिया के रिश्ते के बारे में जानती नहीं थी ना, इसलिए उस दिन की सबसे अच्छी बात भी यही थी कि बिना कुछ जाने रिया आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शायद इसलिए जब आप उस बेंचर पर किताब को लेकर बैठी थी, उसने आपसे बात भी की थी। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच में मेरा फ़ोन आ गया। बार बार वाइब्रेट हो रहा था। मैं कभी उनकी ओर देख रही थी तो कभी अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। शालू जी, देख लीजिए, हो सकता है कोई ज़रूरी मैसेज हो। आपकी बात बीच में रोकना नहीं चाहती थी। प्लीज़ आप देख लीजिए, इतना मत सोचिए, प्लीज़ पिक अप योर कॉल। मैं अपने फ़ोन को खोलकर देखने लगी। नीतू के मैसेज थे। हेलो माँ, आपकी कल वापस की टिकट कैंसिल करवा दी है। आप जब कहेंगी टिकट दोबारा बुक हो जाएगी। हम यहाँ बहुत मज़े कर रहे हैं। मन तो कर रहा है कि सिंगापुर के सीधे आपके पास ही चली आऊँ, फिर वापस दिल्ली इकट्ठे चलेंगे। राहुल का भी बहुत मन है, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया तो अच्छा है पर पॉसिबल नहीं है। मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। दिल्ली पहुँचने के अगले दिन मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी आपके साथ यहाँ दोबारा घूमने आ जाऊँगी। हाँ, एक बात और, विभोर अंकल को थैंक यू कह देना, वो समझ जाएंगे मैं क्यों कह रही हूँ। बाय माँ, टेक केयर। फ़ोन बंद करके मैं उनकी ओर देखने लगी। सब खैरियत है? जी बिल्कुल। मेरी कल वापसी की टिकट कैंसिल हो गई है और आपको थैंक यू बोल रही थी। कह रही थी कि आप समझ जाएंगे। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी और वो खिलखिला करके हंस दिए। क्या हुआ? इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे एक गोल मोल बातें समझ में नहीं आती है। शालू जी, आपकी बेटी बहुत समझदार है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसने ऐसा क्यों कहा? शालू जी, आप खुद से उसे कभी नहीं कहती कि टिकट कैंसिल करवा दें। आप तो अभी तक कश्मकश में ही फंसी हुई हैं। हाँ, कि क्या करूं क्या नहीं करूं। नीतू जानती है कि आप यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं। इतने सालों के बाद शायद आप अपने बारे में कुछ सोचने लगी हैं। बहुत सालों के बाद किसी को आपने अपना दोस्त बनाया है, जिसके साथ आप वो सब बातें शेयर कर रही हैं जो आपने आज से पहले किसी के साथ शेयर नहीं की। ठीक कह रहा हूँ ना मैं शायद? हाँ जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए कुछ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए कुछ ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। अब तो बहुत समय है हमारे पास, आराम से बातें कर सकते हैं हम लोग। अब कौन सा आप कहीं जा रही हैं? विभोर जी, मेरी इस होटल में बुकिंग तो कल तक की ही है। मेरा स्टे एक्सटेंड तो हो जाएगा ना? मेरे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है शालू जी। अगर कोई रूम खाली नहीं भी होगा ना, तो आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइएगा। और आप, अपना क्या है, साधु आदमी है, होटल की लॉबी में रह करके गुजारा कर लेंगे। आप कैसे इतनी इजीली हर बात को कह लेते हैं? शालू जी, कमरे की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अभी सीजन शुरू नहीं हुआ है और अपनी तो यहाँ बहुत चलती है, तो रिलैक्स करें। कमरे को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। अगर आपको सही लगता है तो एक बार हम रिसेप्शन पर जाकर पूछ लेते हैं। उन्हें इन्फॉर्म करना भी तो ज़रूरी है ना। एक बार सारी बात क्लियर हो जाएगी तो मुझे भी रात को चैन सुकून की नींद आ जाएगी। ऐसी बात है तो चलिए फिर। रिसेप्शन पर जाकर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। विभोर ने ही रिसेप्शनिस्ट से सारी बात कर ली। सर, मैडम को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, हम उनका स्टे एक्सटेंड कर देते हैं। मैम, ये हमारी खुशकिस्मती है जो आपने इस होटल को चुना रहने के लिए। और सर की तो किसी बात को हम मना ही नहीं कर सकते। आप जितने दिन रहना चाहें यहाँ रह सकती हैं। और कुछ पूछना है? मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे। मैंने नामे सिर हिला दिया। रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर हम दोनों फिर होटल के रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। अशोक को भी तो बताना होगा ना, उसकी बुकिंग को भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। वो बाद में कर लेंगे शालू जी, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्चा है अपना, जो कहेंगे वो मान लेगा। वेटर को बुलाकर उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया। उसी समय रेस्टोरेंट की लाइट्स धीमी होने लगी। मैंने हाथ के इशारे से पूछा, ये क्यों? वीकेंड पर यहाँ गज़ल का लाइव कंसर्ट होता है। गज़ल गाने वाले बेहद उम्दा गाते हैं। वैसे आपको पसंद है ना गज़ल सुनना? हाँ जी, बहुत पसंद है मुझे। और उसी समय मंच पर एक लड़की उपस्थित हुई। सभी का अभिवादन करते हुए कहने लगी, आज आप सभी के समक्ष पेश है अताउल्लाह खान साहब की मशहूर गज़ल। मुद्दत हुई थी होंठ हमारे सिले हुए, कल शाम वो मिले तो उन्हीं से गिले हुए। वो कह रहे हैं दर्द जो बख्शा है जिस्त है, जो जख्म दे चुके हैं वफा के सिले हुए। मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे सख्त इसका मलाल है, ज़रा फिर समझ के जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैं ये दिल के जख्मों को देख कर कभी हंसता हूँ कभी रोता हूँ, मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, मेरे दोस्तों की ये चाल है। ज़रा फिर समझ के जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके। यहाँ आंसू है मेरी लाश पर, यहाँ आंसू है मेरी लाश पर, वहाँ तेरी डोली पे है खुशी। यहाँ ज़िंदगी को सवाल है, वहाँ ज़िंदगी को कमाल है। ज़रा फिर समझ के जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके। ज़माने फ़ैसला कर मेरा, ज़रा पास आके तबाही का, मैं गमों का जीता सबूत हूँ, वो खुशी की ज़िंदा मिसाल है। ज़रा फिर समझ के जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके। तू है संग दिल तुझे क्या खबर, गमे हिर्ज की ये चुभन है क्या, कभी देख आके वो बेवफा, मेरे दिल का आज जो हाल है। ज़रा फिर समझ के जवाब दो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, मुझे साफ इसका मलाल है। लोगों की वाह वाह के साथ तालियों की गूंज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। गज़लें सुनते हुए हमारा खाना भी ख़त्म हो गया। हम दोनों वहाँ से उठकर बाहर होटल के लॉन में आकर बैठ गए। बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा, विभोर जी, आप कल का इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह हो और आप रिया से बात कर सकें। उसके बाद क्या हुआ? रिया से बात हुई आपकी? कुछ देर तक वो मौन रहे। शालू जी, अगले दिन सुबह सुबह पापा घर आ गए थे
उनसे मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा था। मैं उनके पैर छूने के लिए नीचे ही झुका था कि उन्होंने मुझे उठाकर कस के गले लगा लिया। सच कहूँ तो शालू जी, पापा को यूनिफॉर्म में देख कर ना मुझे अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। उनके सीने पर मेडल, कंधों पर स्टार, उनकी पर्सनालिटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मेरे पापा क्या हैं और मैं उनका इकलौता बेटा क्या बनकर आया हूँ। मेरे मन में मुड़ते जज्बातों को उन्होंने पढ़ लिया था। क्या हुआ आनंद जी? आनंद परेशान क्यों हो रहा है? पापा, मैं आपकी तरह क्यों नहीं बन सका? मुझे आज खुद पर ही शर्म आ रही है। आप क्या हैं और मैं क्या हूँ अभी? चल पहले अंदर तो चल। दरवाजे पर खड़े होकर ही सारी बात करने वाला है क्या? और मेरा हाथ पकड़ मुझे अंदर ले गए। दादी दादू सबसे मिलकर वो मुझे अपने कमरे में ले गए। हाँ, अब बोल, क्या कह रहा था तू? मैं उनसे कुछ नहीं कह सका, बस उनके गले लगकर खूब तेज रोने लगा। आनंद मेरे बच्चे कहकर मेरी पीठ थपथपाने लगे। देख, तेरी कौन सी उम्र निकल गई है, जब तेरा मन करे आर्मी ज्वाइन कर लेना। देख बेटा, पहले मुझे बहुत बुरा लगा था जब तूने आर्मी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, मैंने कर ली। मैंने बहुत सोचा, तू क्यों नहीं वो सब कर सकता जो तुझे पसंद है। देश की सेवा ही तो करनी है ना, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आर्मी फोर्सेस ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी कोई बात नहीं है। तू अपना दिल छोटा मत कर। सिपाही तो तू भी है, कलम का सिपाही है तू। जो काम हम नहीं कर सकते वो तू अपने कलम से कर सकता है। लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने में लेखकों का बहुत बड़ा रोल होता है, समझे बेटा? ये बात कौन नहीं जानता? पापा, ये सब कहकर आपने मेरे मन पर जो बोझ था ना, उसे बहुत ही हल्का कर दिया। तभी माँ की आवाज़ आई। सुनाई दी हमको नाश्ते के लिए बुला रही थी। इधर उधर दादी सुबह से ही सबको जल्दी जल्दी काम निपटाने के लिए कह रही थी। दादू का उत्साह भी उस दिन कुछ कम नहीं था। उनका पूरा परिवार बहुत दिनों के बाद इकट्ठा हुआ था। नाश्ते से निपटकर हम सभी गुरुद्वारे गए। काफ़ी देर वहीं बैठकर कीर्तन सुनते रहे। दोपहर होने वाली थी। पापा हम सभी के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करना चाहते थे, पर दादू घर जाना चाहते थे। उन्हें कुछ थकावट सी महसूस हो रही थी। शाम को उन्होंने क्लब भी जाना था, जिसे वो कभी मिस नहीं करना चाहते। दादी और दादू दोनों को घर छोड़कर हम तीनों बाजार चले गए। सभी के लिए शॉपिंग की। शाम होने को ही थी, हम घर लौट आए। घर पहुंचे तो देखा दादी घर पर अकेली थी और दादू क्लब गए हुए थे। बाजार से हम काफ़ी सारा सामान खाने का लेकर के आए थे। माँ ने किचन में जाकर मौजी को सारा सामान पकड़ा दिया। दादू के आने के बाद सारा सामान टेबल पर लगाने को कहकर हम सब दादी के कमरे में आकर बैठ गए। अब पापा भी घर पर थे और दादी रिया और मेरे रिश्ते की बात पापा से करना चाहती थी। वो जानती थी कि पापा को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है और आज मिले इस मौके को वो किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहती थी। और उन्होंने मेरी और रिया की बात पापा से कर दी। जैसे ही उन्होंने बात करनी शुरू ही की थी कि बस कमरे से उठकर बाहर जाने लगे और मुझे बाहर जाते देख पापा ने आवाज़ लगाकर मुझे वहीं रोक लिया। आनंद, बैठ मेरे यार, कहाँ जा रहा है तू? कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब बाप के जूते बेटे के पैर पे पूरे आने लगे ना, तो उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए। तू तो ऐसे उठकर जा रहा है जैसे तेरी दादी के ज़माने में हुआ करता था। लो, अब इसमें मेरी बात बीच में कहाँ से आ गई? मैं तो उस समय में भी ऐसी नहीं थी। जो पसंद था मैंने अपनी माँ को बता दिया था सब कुछ। दादी चुप करो, दादू आने वाले हैं। दादू, कहीं उन्होंने सुन लिया तो नाराज़ हो जाएंगे आपकी बात सुनकर। आनंद, तुझे क्या लगता है तेरे दादू को ये बात पता नहीं है? मैंने उन्हें शादी के बाद सब बता दिया था। और वो कौन से कम थे? उनकी जवानी के किस्से तो आज भी उन्हीं से उगलवाती हूँ। देख, आने तो दे तेरे दादू को। क्या दादी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं किस पर गया हूँ। पापा हंसते हुए बोले, क्योंकि मेरे तो कोई किस्से है ही नहीं। जहाँ तेरी दादी ने शादी पक्की कर दी वहीं चुपचाप से शादी कर ली और अभी तक वही निभा रहा हूँ। काश अपने भी कोई किस्से होते तो जो मैं बुढ़ापे में आनंद के बच्चों को सुना पाता। माँ अपने बेटे को इतना शरीफ ना समझे। हो सकता है
जवानी में कोई गर्लफ्रेंड ना बनी हो। हो सकता है ऐसा, पर अब तौबा मेरी तौबा माँ, अब उनकी बातें पूछने के लिए बस पूछे मत। अब इनकी बातें पूछो मत, इसलिए तो इनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ मैं अब। क्या री माँ, बच्चे के सामने तो ये सब बातें मत किया करो। हाँ लो, अभी आप खुद ही कहा कर रहे थे कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में पूरा आ जाए तो वो दोस्त बन जाता है। तो आपके उसी दोस्त के सामने तो आपके किस्से बयां कर रही हूँ मैं। क्या है यार, मैं जा रहा हूँ बाहर, आप पहले अपने किस्से निपटा लो। दादी पापा से इतनी ज़रूरी बात करने वाली थी, सारी बात बीच में ही रह गई। कोई हमें भी बताएगा हमारे पीछे कौन सी ज़रूरी बातें हो रही है। दादू कमरे में दाखिल होते हुए बोले, लो हो गई सारी बातें ख़त्म, और करो अब मीटिंग। इनको कुछ समझ में आना ही नहीं है। चलो उठो और बाहर चलकर बैठते हैं। रीमा बेटा तू खाना लगवा दे। हाँ माँ, अभी लगवाती हूँ। ये कहकर माँ भी कमरे से बाहर चली गई। दादी और पापा ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए और मैं अपने कमरे में चला गया। और आप पूरा दिन रिया से बात नहीं कर सके? जी शालू जी, पूरा दिन बीत गया, ना ही कोई फ़ोन कर सका और ना ही उसका कोई फ़ोन आया वहाँ से। एक और रात मैंने इस उम्मीद से गुजार दी कि कल सुबह उठते ही मैं रिया को फ़ोन करूँगा। फिर आपकी बात अगली सुबह हुई कि नहीं हुई? हाँ, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था शालू जी। चलिए चलते हैं, बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे, रात काफ़ी हो चुकी है। बिना मेरे प्रतीक्षा किए वो उठकर चल दिए। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उन्होंने कि मैं उठ गई हूँ या फिर वहीं बैठी हुई हूँ। ऐसा पहली बार हुआ था। भी वहीं बैठी हुई थी। विभोर जी के इस तरह के व्यवहार से जितना हैरान थी उतना परेशान भी हो रही थी कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ होगा जो उसकी याद आते ही वो ऐसे उठकर चले गए। मैं भी वहाँ से उठकर वापस अपने कमरे में चली आई। रात काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। बार बार मेरा ध्यान उनकी तरफ जा रहा था। सिवाय खुद को तसल्ली देने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। बात सिर्फ एक रात की थी। कल सुबह होते ही विभोर खुद ही मुझे सब कुछ बता देंगे। अभी अपनी ही कश्मकश में उलझी हुई थी कि देखा कि फ़ोन पर मैसेज फ्लैश हो रहा था। फ़ोन उठाकर देखा, विभोर जी का मैसेज था। शालू जी, मेरा इस तरह व्यवहार करना उचित नहीं था। खुद से शर्मिंदा हो रहा हूँ मैं। आप भी ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। क्या माफ़ी मिल जाएगी? अगर हाँ तो फिर आगे की बातचीत हम नेवगल खाद पर करेंगे। वो जगह आपको बहुत पसंद है ना? क्या कहती हैं आप? अगर आप राज़ी हैं तो फिर कल वहीं चलते हैं। मैं सुबह उठते ही अशोक को फ़ोन कर दूंगा। रेस्टोरेंट से खाने का सामान पैक कर सुबह 9 बजे होटल से निकलते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ और सोच रही हैं तो बता दीजिएगा, उसी के अनुसार प्रोग्राम बना लेंगे। शुभ रात्रि। उनका मैसेज मैं पढ़ चुकी थी। मैं जानती थी कि उन्होंने वहाँ जाने का प्रोग्राम क्यों बनाया है। एक बार मैंने ही उन्हें सरसरी तौर पर कहा था कि दिल्ली जाने से पहले एक बार यहाँ फिर आना चाहती हूँ। अपनी स्वीकृति देकर उन्हें गुड नाइट का मैसेज भेज दिया। एक लंबी ठंडी सांस भरकर मैं कपड़े बदलने चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। कब नींद के आगोश में मैं खो गई पता ही नहीं चला। सुबह पक्षियों के चहचहाने से मेरी आँख खुल गई और उठते मैंने फ़ोन उठाकर देखा। शायद नीतू का कोई और मैसेज आया हो, पर उसका कोई मैसेज नहीं था। मैंने भी कल पूरा दिन नीतू से फ़ोन पर बात नहीं की थी। माना मेरी व्यस्तता को वो जानने लगी है, पर ऐसा भी क्या, बस उसी ने तो जो मैसेज किया था उसके बाद ना मैंने उसे कोई मैसेज किया और ना ही हमारी कोई फ़ोन पर बात हुई। ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या हो गया शालू तुझे? मोबाइल उठाकर टाइम देखा, अभी तो वहाँ सुबह के 9 बज रहे होंगे। मैं उसी उधेड़ बूंद में उलझी रही कि इस वक्त फ़ोन करूँ कि नहीं करूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रही हो। फ़ोन की आवाज़ से उन दोनों की नींद भी तो ख़राब हो सकती है ना। क्या करूँ मैं? थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। नहीं, एक बार करके देख लेती हूँ फ़ोन। सोचते हुए मैंने उसे फ़ोन मिला ही दिया। उसने फ़ोन वॉइस मैसेज पर छोड़ा हुआ था, यानी अभी वो सो रही है। हेलो बेटा, कॉल मी बैक बेटा व्हेन यू वेक अप, ओके। ये मैसेज छोड़ दिया मैंने वॉइस मेल पर। ये कहकर मैं नेवगल खाद जाने के लिए तैयार होने लगी।
तैयार होने के बाद समय काटे नहीं कट रहा था। बस अपना ज़रूरी सामान उठाया और मैं कमरा बंद करके नीचे आ गई। विभोर जी पहले से ही नीचे मौजूद थे और अशोक से ज़रूरी सामान रखवा रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे आप तो जल्दी नीचे आ गई। तैयार होने के बाद समय नहीं कट रहा था, बस इसलिए आ गई। तो चलिए फिर चलते हैं, यहाँ रुक कर क्या करना है हमें। और हम दोनों कार में आकर बैठ गए। कार में बैठते ही उन्होंने कार की सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मैंने भी कुछ पूछना या कहना उचित नहीं समझा। मैं भी खिड़की से बाहर के नज़ारे देखती रही। इतने शांत वातावरण में हम शायद पहली बार यात्रा कर रहे थे। ज़िंदगी इतने इम्तिहान क्यों लेती है जिसमें हर बार फेल होने का डर सताता है। एक लंबी ठंडी सांस भरकर मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली। शायद हम दोनों को ही सुकून बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत थी। अतीत की परछाइयाँ आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। आप कितनी भी कोशिश करते रहें या औरों के सामने दिखावा करते रहें, आप अपने अतीत से आगे बढ़ चुके हो, पर ऐसा होता नहीं है। एकाएक कार के रुकने से हम दोनों एक गहरी नींद से जाग गए। कार से उतरकर मैं आसपास की जगह को देखने लगी। सामने ही बर्फ से ढकी धौलाधार पहाड़ियों की श्वेत पर्वत श्रृंखलाएं नजर आ रही थी। वाह! प्रकृति ने अपना अनुपम सौंदर्य चारों तरफ बखेरा हुआ था। देवदार और चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष किसी पहरेदार की तरह खड़े थे। दूर बहती नदी के पानी का कलकल स्वर वो मेरे कान में गूंज रहा था। मैं उसे बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। मैं विभोर की मुड़कर उनको देखने लगी और कुछ कहने लगी, पर मेरे चेहरे पर आई खुशी देखकर वो मेरे से कुछ कहने से पहले ही बोल उठे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहा हूँ मैं। खाली कर देना चाहता था खाली करने देना चाहता हूँ सब कुछ जो इतने सालों से भर कर बैठा हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे आपको कहना चाहिए जो आप मुझे मिली, जिससे मैं ये सब कह पा रहा हूँ, वरना और उनकी बातचीत बीच में ही रह गई। उसी समय अशोक आकर उनसे पूछने लगा, साहब जी सारा सामान लेकर आ चलना है? हाँ भाई, सारा सामान एक साथ लेकर चलते हैं, नहीं तो फिर दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। ला एक बैग मुझे पकड़ा दे, तू एक साथ सारा नहीं उठा सकता। नहीं आप रहने दे साहब, 2 चक्कर लगा लूँगा, कोई बात नहीं। अब बस तब आप जगह देख लें कहाँ बैठना है। ठीक है फिर चलें शालू जी, जो जगह आपको पसंद आ जाए बता दीजिएगा। थोड़ी सी ही दूर चलने के बाद हमने एक जगह पसंद की और अशोक का इंतज़ार करने लगे। उसके आते ही बैग से चादर निकालकर ज़मीन पर बिछा दी। अशोक इतना समझदार था कि कार में रखे कुशन भी उसने लाकर रख दिए और उन्हें देखते ही उनके मुंह से वाह निकल पड़ी। वाह अशोक, ये तो तूने बहुत अच्छा काम कर दिया। कुशन देखते ही विभोर से उसे कहने लगे। आराम से कुशन को सिर के नीचे रखकर लेट गए और मैं टोकरी से नाश्ते का सामान निकालकर प्लेट्स में लगाने लगी। उन्हें नाश्ते की प्लेट थमाकर अपने और अशोक के लिए भी प्लेट बना ली मैंने। तसल्ली से नाश्ता ख़त्म करते हुए हम इधर उधर की बातें करते रहे। शालू जी, फ्लास्क में से कॉफ़ी निकाल लें, अभी लेना चाहेंगी आप क्या या बाद में? मैं तो अभी लूँगी और आप मुझे भी दे दीजिए। हम दोनों अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म कर चुके थे। वो जानते थे कि हम यहाँ क्यों आए हुए हैं, कल की अधूरी बात को आगे बढ़ाने। मैं चुपचाप बैठी हुई थी। मैं उनसे नहीं कह सकती थी कि अब आप आगे क्या हुआ। बात उन्हें ही शुरू करनी थी। अपनी बात शुरू करने से पहले वो कुछ देर आंखें बंद करके मौन बैठे हुए थे। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं कहना उचित नहीं समझा था। अतीत को वर्तमान में लाने की उनकी कश्मकश को मैं महसूस कर रही थी। एक लंबी सी सांस भरकर कहने लगे, रात बीतने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। साथ ही ये भी और सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, सुबह उठते ही सबसे पहले रिया को फ़ोन करूँगा। अगर उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसी समय पहली बस पकड़कर मैं वापस पालमपुर आ जाऊँगा। जैसा सोचे वो हो जाए, ज़रूरी नहीं होता हमेशा ज़िंदगी में। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी दादी हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाती थी। उस दिन वो अपने बिस्तर से उठी तो उन्होंने देखा दादू का एक हाथ नीचे लटका हुआ था। उसे उठाकर सीधा करने की कोशिश वो करने लगी, पर उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। भागती हुई वो पापा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी।
नितिन, रीमा, रीमा जल्दी उठो, बेटा देख तेरे पापा। पापा और माँ उनकी एक आवाज़ से उठकर कमरे के बाहर आ गए। माँ, क्या हुआ? चल जल्दी, तेरे पापा। बस दादी और कुछ नहीं बोल पाई। माँ पापा भागकर कमरे में गए, पर तब तक दादाजी किसी और दुनिया में जा चुके थे। माँ ने मुझे और मौजी को उठाया और हम दादू को अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर्स ने जैसे ही दादू को देखा, उन्होंने कहा उन्हें शरीर छोड़े हुए 3 घंटे से भी ऊपर हो चुके थे। बिना किसी को कुछ कहे शांति से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पापा ने माँ को अस्पताल से ही फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया था कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। माँ अभी भी पापा का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने दादी को कुछ नहीं बताया था, पर जो सच्चाई थी उसे कितनी देर तक छुपाया जा सकता था। जिस घर में पिछले 2 दिनों से खुशी का माहौल था, वहाँ अब मातम सा छा गया था। माँ और दादी दोनों को संभाल रहे थे और पापा सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके उनके निधन की सूचना दे रहे थे। मैंने भी रिया के घर फ़ोन किया। फ़ोन उसके पापा ने उठाया था। मैंने उन्हें दादाजी के निधन की सूचना दी। रिया कैसी है मैं उनसे पूछ ही नहीं सका। धीरे धीरे हमारा पूरा घर रिश्तेदारों से भर गया। शालू जी, दादू के देहांत के 2 दिन के रिया का फ़ोन हमारे घर आया। उसने दादी से बात करनी थी। वो और दादी काफ़ी देर रात तक एक दूसरे से बात किया कर रहे थे। आपकी बात नहीं सुनी रिया से? नहीं, बस दादी से फ़ोन पर बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। दादी ने बस मुझे इतना ही कहा कि कल उसके पापा हमारे घर आएंगे। आप दादी से ही पूछ लेते वो कैसी है। शालू जी, उस वक्त घर के जो हालात थे ना, मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ सकता था, और रिया की तबीयत ख़राब है इस बारे में उन्हें उस वक्त कुछ भी बता पाना ही नहीं था। चलो फिर भी एक उम्मीद जगी थी कि कल उसके पापा हमारे घर आ रहे हैं तो उन्हीं से साफ साफ पूछ लूँगा रिया की तबीयत कैसी है और वो मुझसे बात करने से कतरा क्यों रही है। सुबह घर पर पहले हवन हुआ, फिर सारा दिन लोगों का आना जाना लगा रहा। माँ और मैं सभी के खाने पीने की व्यवस्था करते रहे। शाम पगड़ी की रस्म पास की और पास के ही एक गुरुद्वारे में होनी थी। तकरीबन 3 बजे आसपास उसके पापा हमारे घर पहुँचे। जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरे, मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान हो गया। 1 हफ्ते के बाद मैं उन्हें देख रहा था और वो अपनी उम्र से 10 साल बड़े लग रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए, मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ अंकल, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपका चेहरा। मुझे उन्होंने मेरी बात पूरी करने नहीं दी। कुछ नहीं बेटा, बस सफ़र की थकान है। और मैं उन्हें अपने घर के अंदर ले जाकर पापा, माँ और दादी से मिलवाने लगा। उनसे मिलते ही दादी उनसे बोल उठी, मेरी बच्ची कैसी है, उसे भी ले आते। नहीं, अच्छा किया वो साथ नहीं आई। पहली बार उसने घर आना था। इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं, पर बड़ी इच्छा है कि उसे देखने की। आनंद के दादाजी तो उसे देखे बिना ही चले गए। मेरा भी पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बस अब और इंतज़ार नहीं करना, मैंने उसे अपने घर हमेशा के लिए आना। आप ऐसा ना कहें प्लीज़, अभी तो आनंद की खुशियाँ देखनी बाकी है। आप जब कहेंगे मैं रिया को ले आऊँगा। बड़ी किस्मत वाली है मेरी रिया, भगवान ने चाहा तो ज़रूर आपके घर आएगी। मैं भी निश्चिंत हो जाऊँगा उसे आपके हाथों में सौंप कर। हाँ, ये सब नहीं हुआ होता तो हम तो इस बार आनंद के साथ आपके घर आने वाले थे, पर पता नहीं चला, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। इतने दुख के बाद भी इस माहौल में भी आपको सिर्फ बच्चों की चिंता है। आनंद मेरा सिर्फ पोता ही नहीं है, मेरा बेटा भी है और इनकी तो जान है। हम सबको छोड़कर जाने से पहले उस रात वो भी मेरे साथ आनंद और रिया की ही बातें कर रहे थे। उनके आखिरी बोल थे कि शशि ज़्यादा देर नहीं, अब नहीं करनी ज़्यादा देर। हमने उम्र के जिस पड़ाव पर बैठे हैं ना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बस एक बार उसके सिर पर सहरा बंधा हुआ देख लूँ, फिर वाहे गुरु जब चाहे मुझे बुला लें। और मैं उनको तसल्ली देती रही।
इस बार आनंद के साथ हम सब भी पालनपुर आने वाले थे और उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देते, पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनकी हसरत अधूरी रह गई, जिसे मैंने जल्द से जल्द पूरा करना है। अब उनके पास जाना है। उनकी बातें सुनकर रिया के पापा फूट फूट कर रोने लगे। दादी को कहने लगे, आप बस हुक्म दो, मैं उसी वक्त रिया को दुल्हन बनाकर आपके घर भेज दूंगा, शायद उसका भी नसीब बदल जाएगा। मैं उनके पास ही बैठा था, पर मुझे उस वक्त समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके नसीब की बात वो क्यों कर रहे हैं। दादी इतनी हिम्मत दिखा रही थी और वो फूट फूट कर रो रहे थे। माँ ने मुझे इशारा किया और मैं उन्हें वहाँ से अपने कमरे में ले आया। अंकल, आप थोड़ा सा आराम कर लें, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। 4 बजे हम सबको गुरुद्वारे जाना है। उनको खाना खिलाने के बाद हम सब गुरुद्वारे पहुँच गए। मेरा ध्यान उनकी तरफ से हट ही नहीं रहा था। पूरा समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखें बंद करके बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं जहाँ तक उन्हें जान सकता था, उनकी शख्सियत ऐसी नहीं थी। काफ़ी मजबूत दिल और दिमाग के इंसान थे वो। कमज़ोरी उनकी कोई नहीं थी। वो थी तो बस रिया। वही गुरुद्वारे में बैठे बैठे मुझे लगा कि रिया को तो कुछ नहीं हुआ ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोचने लगा हूँ। अपने दिल को तसल्ली दे रहा था। अभी कल ही तो उसकी दादी से और वो इतनी देर बात करती रही। नहीं, मेरी रिया को कुछ नहीं हो सकता। पगड़ी की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। एक एक करके सभी रिश्तेदार वापस जा रहे थे। रिया के पापा भी अब सबसे मिलकर पालमपुर के लिए निकल चुके थे और निकलना चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा भी कि रात यहीं गुजार लें, लेकिन कल सुबह पालमपुर के लिए निकलना है, ये कहकर वो निकल पड़े। उन्होंने कहा उनका वापस जाना बहुत ही ज़रूरी था। रिया अकेली घर पर ही है। मैं जानता हूँ रिया अकेली होगी, पर उससे पहले भी वो कई बार घर पर अकेले रह चुकी है। रात को अकेले पहाड़ी इलाके में सफ़र करना ठीक नहीं है ना। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरा ड्राइवर बहुत ट्रेंड है और ऐसा पहली बार नहीं होगा। मैं रात को सफ़र जो कर रहा हूँ, मुझे आज हर हाल में घर पहुँचना है। अंकल, एक बात आपसे पूछूं, सच बताएंगे आप? बता सको तो ज़रूर बताऊंगा। अंकल, रिया ठीक तो है ना? ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अपना चेहरा उन्होंने दूसरी तरफ घुमा लिया। कुछ देर बिना कुछ बोले वैसे ही खड़े रहे, फिर मेरी तरफ देखते हुए मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। आनंद, मेरे बच्चे, अभी इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो। अंकल प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे मजबूर मत कर मेरे बच्चे कि मुझे तुझसे झूठ बोलना पड़े। ये कहकर कार में बैठ गए और ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कह दिया और मैं वहीं खड़ा रह गया, उनको देखता रहा। मैंने गिलास में पानी डालकर उन्हें पीने को दिया। विभोर जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। मेरे हाथ से गिलास लेकर वो चुपचाप बैठे रहे। 2 घूंट भरकर गिलास नीचे रख दिया। मैं समझ सकती थी इस समय वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने खुद ही आगे कहना शुरू कर दिया। शालू जी, इंसान कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है ना कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इधर दादू के जाने का गम, दादी को संभालना, ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। उधर रिया ना जाने कैसी है, उसके पापा भी आधा अधूरा जवाब देकर चले गए। उन्हें ये समझ नहीं आया कि उनकी इस आधी अधूरी बात का मुझ पर क्या असर होगा। माना मेरे घर की परिस्थितियाँ के चलते मुझे और परेशान नहीं करना चाहते थे, पर मैं परेशान हो रहा था और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी से अपने मन की बात ही नहीं कह सकता था। इसका मतलब ना आपकी रिया से बात हुई और ना ही आप पालमपुर जा सके। मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी ही बात आगे जारी रखते हुए कहने लगे, उसके पापा के चंडीगढ़ जाने के बाद अगले दिन मैंने उनके घर फ़ोन किया। मैं रिया की तबीयत के साथ साथ उसके पापा के बारे में भी जानना चाहता था कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गए कि नहीं। शालू जी, पता नहीं, शायद भगवान को ही मुझ पर दया आ गई थी और उस दिन फ़ोन रिया ने उठा लिया। जैसे ही उसने हेलो बोला, रिया मैं आनंद, और वो मेरी आवाज़ सुनाई देते ही खामोश हो गई। रिया फ़ोन मत रखना, प्लीज़ फ़ोन मत रखना। हाँ नहीं रख रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं है। फिर मुझसे बात करने से क्यों कतरा रही हो? रिया सच क्या है, मुझे बताओ ना प्लीज़।
तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने उस दिन तुम्हें क्या कहा? तुम समझ सकती हो ना मेरे ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी। कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? तुम्हारे पापा भी बहुत उदास थे। तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना, वरना मैं सह नहीं पाऊंगा। प्लीज़ आनंद, अगर सच बता दिया तो क्या सह पाओगे? देखो, अभी तुम्हारी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। दादी, माँ, पापा सभी को तुमने संभाल रखा है और मैं इस वक्त तुम्हें अपनी परेशानी में डालकर और उलझाना नहीं चाहती हूँ। तुमसे बात कर रही हूँ, समझो मैं अभी ठीक हूँ। फिर तुम्हारे पापा ने मुझे ये क्यों कहा कि आनंद, मुझे मजबूर मत करो कि मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़े। और ये तुमने क्या लगा रखा है? तुम्हारी परेशानियाँ, मेरी परेशानियाँ, हम अलग अलग कब से हो गए? एक हफ्ते में तुम इतना बदल गई हो रिया। आज जिस रिया से बात कर रहा हूँ वो मेरी रिया तो कहीं से भी नहीं है। आनंद, एक हफ्ते में क्या से क्या हो गया है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारी रिया बस अब। और मुझे उधर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर इस एक हफ्ते में हो क्या गया। और रिया प्लीज़ रो मत यार, मैं इतना दूर बैठा हूँ, चाहकर भी अभी तेरे पास नहीं आ सकता। शायद उसके सब्र का बांध टूट गया था और वो उसी के साथ बह गई। आनंद प्लीज़ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ प्लीज़। मैं अकेले इतना सब कुछ सहन नहीं कर सकती। प्लीज़ आनंद आ जाओ, मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ। और दूसरी तरफ से बस उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं फ़ोन को पकड़कर खड़ा रहा। मुझे उसकी हिचकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आ रहा हूँ रिया, आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। शालू जी उसी वक्त फ़ोन उसके पापा ने अपने हाथ में ले लिया। हेलो आनंद जी, बेटा रिया की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करता हूँ। मैं उस दिन उनके ऊपर इतनी ज़ोर से चिल्लाया शालू जी कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर माँ, दादी सब भागते हुए कमरे में आ गए। मैं उस वक्त नहीं जानता था कि वो कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। बिना उनकी उपस्थिति को जानते हुए ही मैं रिया के पापा से बातें कर रहा था। बता क्यों नहीं देते मुझे? उसे हुआ क्या है? क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हैं आप? तुम सह नहीं पाओगे आनंद। अंकल प्लीज़ 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 मुझे बता दो, मुझ पे तरस खाओ, प्लीज़ मुझे बता दो कि हुआ क्या है रिया को। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? उधर से उनकी भी सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दी। अंकल प्लीज़ प्लीज़ आप मत रोइए। कुछ देर तक दोनों तरफ से मौन छाया रहा, पर मैं उनकी सांसों को सुन पा रहा था। यानी फ़ोन अभी उनके हाथ में ही था, तभी मुझे मौजी की आवाज़ सुनाई दी। साहब जी पानी पी लीजिए। शायद पानी पीकर वो थोड़ा शांत हुए। फिर मुझसे कहने लगे, आनंद, जिस दिन तुम चंडीगढ़ के रवाना हुए थे ना, उसी दिन मैं रिया को अस्पताल लेकर के गया। डॉक्टर ने उस दिन उसका चेकअप किया और फिर अगले दिन सुबह आने के लिए कह दिया। उन्हें कुछ शक था जिसे वो दूर करना चाहते थे। अगले दिन रिया की एंडोस्कोपी हुई और उसी समय उन्होंने बायोप्सी के लिए उसके सैंपल भी कलेक्ट कर लिए और उसे अस्पताल की लैब और मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए भी भेज दिए। एंडोस्कोपी करते हुए ही डॉक्टर को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें बिना कुछ बताए ही दूसरे डॉक्टर्स से भी रिया की रिपोर्ट को डिस्कस किया गया। सभी की राय एक ही थी कि उसकी एंडोस्कोपी भी ठीक नहीं आई थी। एंडोस्कोपी के बाद भी रिया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। 2 दिन पहले ही यहाँ के अस्पताल से उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई गई, जिसका उनको शक था वही हुआ। रिया को फूड पाइप का कैंसर निकला। पर डॉक्टर अभी भी बम्बई से आने वाली रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। समय ख़राब ना हो इसलिए रिया के दूसरे टेस्ट उन्होंने करने शुरू कर दिए। कैंसर अपनी जड़ें कहाँ तक फैला चुका है उसके लिए रिया की पेट स्कैन हुआ। बस अब उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उसे किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑपरेशन हो सकता है या नहीं, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पेट स्कैन की रिपोर्ट पर बहुत कुछ कह नहीं सकते हम। पेट स्कैन की रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। रिया अभी इतना सब कुछ नहीं जानती। जब तक सब कुछ साफ ना हो जाए मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। 1-2 दिन की तो बात है। बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि उसकी रिपोर्ट सब ठीक ठाक आ जाए। उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी और आप
उसे अकेले छोड़कर चंडीगढ़ आ गए। मैं क्या करता बेटा, उसने मुझे मजबूर कर दिया था वहाँ आने के लिए। अगर आप ये सब मुझे पहले बता देते तो मैं रिया को मना लेता। कैसे बता देता? आम दिन होते तो शायद बता भी देता। बेटा, तुम्हारे घर में अभी इतनी बड़ी बात हुई है, दुख का माहौल है, कैसे तुम्हारे दिल को और दुखी करता। ऊपर से रिया नहीं चाहती थी कि तुम इस वक्त तुम्हारा ध्यान हमारी ओर आए। अंकल, रिया कैसी है? कैसे कोई और हो सकती है? माना इस वक्त हम सब दादू के ऐसे अचानक चले जाने से दुखी हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर रिया किसी तरफ से तकलीफ से गुजर रही है तो उसका ध्यान न रखूं। बिल्कुल ध्यान रखो उसका बेटा, पर शायद अब उसे सिर्फ इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अंकल, मैं जल्द से जल्द वहाँ आता हूँ। ठीक है बेटा, पर पहले अपने घर पर सब काम करने के बाद, अभी तो अस्थि विसर्जन भी नहीं हुआ है। मैं क्या, रिया भी नहीं चाहेगी, उसकी वजह से तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ो। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें कह तो रहा था, पर बात सच ये भी थी कि वाकई अभी दादू के जाने के बाद अभी घर पर उनके लिए किए जाने वाले बहुत से काम करने बाकी हैं, जिन्हें मुझे ही पूरा करना था। वो सब कैसे करूँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और दादी को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ मैं, जब इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा साथ की ज़रूरत है। इतनी सारी कश्मकश मेरी दिमाग में साथ साथ चल रही थी कि मैं अपना होश खोने लगा था। मैं ज़िंदा तो था, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे शरीर से प्राण ही निकाल लिए हो। मैं रोता जा रहा था। मुझे इस बात का भी होश नहीं था कि रिया के पापा मुझसे क्या कह रहे हैं। आनंद, अब बताओ, अभी जब मैंने रिया को सारी सच्चाई नहीं बताई तो तुम्हें कैसे बता देता, ये सब जानते हुए भी कि तुम्हारे घर में इतनी बड़ी बात हो गई है। तुम्हारी परेशानी में और नहीं बढ़ाना चाहता था। उसके बाद वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं फ़ोन को पकड़े हुए ना जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। मेरी तरफ से जब किसी तरह से कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने भी फ़ोन बंद कर दिया। उसी बीच माँ और दादी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। माँ ने मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। फ़ोन दूसरी तरफ से कट चुका था। फ़ोन को रिसीवर पर रखने के बाद भी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहीं सोफे पर बिठा दिया। आनंद, क्या हुआ बेटा? रिया को उसके पापा से बात कर रहा था तू? हाँ, क्या हुआ? मेरे बच्चे ऐसे क्यों रो रहा है? दादी मेरे पास आकर बैठते हुए मेरे आंसू को पोंछने लगी। माँ, दादी, रिया कहकर मैं दादी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ? रिया को तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ, मेरे बच्चे बोल तो सही, क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले तो उसने मुझसे अच्छे से बात की थी, अब इन 2 दिनों के बीच में क्या हो गया उसको? दादी, वो उसको कैसे बताऊँ आपको? उसको कुछ नहीं हो सकता। अच्छी भली तो थी जब मैं वहाँ से आया था। ज़रा से छाले ही तो हुए थे उसके गालों में, उसके गले में। आनंद, मेरे बच्चे, अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा है, जल्दी बता ऐसा क्या हो गया उसको? और मैंने रिया के पापा के साथ हुई सारी बात उन्हें बता दी। अपने मुंह पर हाथ रखकर धम से सोफे पर गिर गई। हाय ओ मेरे रब्बा, ये कैसे दिन दिखा रहा है तू? इतनी बड़ी बीमारी पाले बैठी है और वो अपने अंदर। पर तू चिंता मत कर, तू जब वहाँ जाना चाहता है तो जा सकता है। नहीं दादी, अभी तो दादू की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं हुआ, कैसे जा सकता हूँ मैं वहाँ पर? एक बात बता, तेरे दादू तुझे ऐसी हालत में देखते तो क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मेरे बच्चे, वो जा चुके हैं हम सबको छोड़कर, और गए भी हैं तो अपनी उम्र को भोग कर। हाँ, उसका सोच जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, उसे इस समय तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जा मेरे बच्चे। उसके पापा का सोच, वो भी तो अकेले ही है ना इस वक्त। वो तो वैसे ही टूट चुके होंगे। उसकी बीमारी को सुनकर देखा नहीं था उस दिन वो कैसे रो रो कर फूट कर रो रहे थे। उनका कितना बुरा हाल हो चुका था। तू अपने जाने की तैयारी कर। मैं नितिन को बोल देती हूँ, ड्राइवर से कह दे कार तैयार करने के लिए तेरे को पालमपुर छोड़ाएंगे। ओके दादी, अभी तो हर रोज़ कोई ना कोई रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, मेरे बारे में पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? उसकी तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बैठी हूँ ना, जो भी कोई कुछ कहेगा वो मुझे ही कहेगा ना, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। तो उनकी चिंता छोड़ और जा अपने कपड़े पैक कर ले।
माँ, ये आप जो ये कर रही हैं ना, ठीक है क्या? आनंद का इस वक्त घर पर रहना ज़रूरी है। इसके पापा को भी ये सब ठीक नहीं लगेगा। 2-4 दिनों के बाद भी तो जा सकता है ना ये। रीमा, तू मुझे मत समझा। क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है? तुम सब नहीं जानते, उस रात वो सिर्फ इन दोनों की बातें कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता दिन में कितनी बार रिया की तस्वीर मुझसे लेकर देखते थे। सोच, आज वो जिंदा होते तो रिया की बीमारी की खबर सुनकर मिलती ना, तो वो क्या करते? उसी वक्त उठकर आनंद के साथ पालमपुर चले जाना था उनको भी। उसे आनंद की होने वाली बहू मान चुके थे। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हाँ, और जहाँ तक बात नितिन की है, मैं उसे मना लूँगी, और तू भी चिंता मत कर। आनंद, रिया जल्दी ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक तो उसे होना ही पड़ेगा। अभी तो उसने मेरे घर की बहू बनकर आना है। रिया जाकर नितिन को बुलाकर उसे भी यही सब बता दे और समझा दे, ठीक है? इतनी मन्नतें मांग कर तो इसको लिया है। भूल गई है तू रीमा? हाँ, आज दुनियादारी के चक्कर में मैं अपने बच्चे को यूं बिलखते हुए देख सकती हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। और माँ उसी समय जाकर पापा को बुला लाई। पापा कमरे में आते ही दादी से कहने लगे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं माँ? वो अभी कहीं नहीं जा रहा। उसका यहाँ रहना अभी बहुत ज़रूरी है। पालमपुर जाने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वहाँ थोड़े दिनों के बाद जा सकता है। और आप इसकी हर बात में हाँ मत मिलाया करो। नितिन, मैं कोई हाँ में हाँ नहीं मिला रही हूँ। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वही करने जा रही हूँ। वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसको कह दो घर पर रहे। नितिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तू क्यों बोल रहा है? रिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसको ज़रूरत है आनंद की। ओह माँ, क्या रिया लगा रखा है? 4 दिन नहीं हुए उसे मिले और साहब मजनू बन बैठे। चुप कर नितिन, कुछ भी मत बोल मेरे बच्चे को, समझे? मैं और इसके दादू उसे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि रिया और आनंद का रिश्ता पक्का हो जाए। जब अपनी मर्जी करनी है तो फिर मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? मैं होता कौन हूँ इस घर में? इसको कुछ कहने वाला। जो आपकी मर्जी है वो करो। कल को आप दोनों फैसले गलत निकले तो रोते रहना सारी उम्र। कितनी उम्र बची है जो अभी ये सब सोचूं? रिया आनंद की जिंदगी में आ जाए और उन दोनों का घर बसता देख लूं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बचा है मेरी लाइफ में। अपने हाथों से काम पूरा करके मैंने भी चले जाना है दादू के पास। आप सब माँ, आप अब ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। वैसे भी इसके मामलों में हमारी चलती ही कहाँ है। आप जानो और आपका ये पोता जाने। जो सही समझो वो करो। सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए कह दिया मुझे। हाँ, और दादी के आगे किसी की चल भी नहीं सकती विभोर जी। जी शालू जी, पापा तो उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे, पर दादी उन्हें ये कहकर चुप करवा देती थी कि नितिन, तेरे पापा के जाने के बाद दुख बहुत बढ़ गया है मेरा। और पापा के जाने का दुख बताकर सबसे ज़्यादा किसको है बता? जाहिर है माँ आपको है। उम्र के इस पड़ाव में ही सबसे ज़्यादा जीवन साथी की ज़रूरत होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पापा के जाने का दुख मुझे या रीमा को नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों को भी उनके जाने का बहुत दुख है। दुखी तो हम सभी हैं, पर जो जा चुका है उनकी जान किस में बसती थी हम सभी जानते हैं ना। उसको दुखी देखकर उनकी आत्मा कितनी तड़पेगी, ये सब सोचकर देखें तो। दादी की बातों सुनकर वो चुप हो गए। वो जानते थे कि जहाँ बात उनके पोते की होगी ना, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। बात को वहीं ख़त्म करने के लिए उन्होंने दादी से कह दिया, ऐसी बात है तो माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। विभोर जी, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जो अपने दुखों से ऊपर उठकर सोचते हैं। अपने ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, फिर भी वो आपको अपने से दूर करके सोच रही थी। हम जैसे आम इंसान तो सोच ही नहीं सकते ऐसा कि इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हमारे इर्द गिर्द हो, ताकि हम अपना दुख कम कर सकें। आप ठीक कह रही हैं शालू जी, पर वो थी ही ऐसी। काश मैं उनसे मिल सकती। पर एक बात कहूँ,
उनके बारे में जितना भी बताया ना आपने, वो एक अलग शख्सियत की मालकिन रही होंगी और आप बिल्कुल उन पर गए हैं। शालू जी, उनके लिए जो भी कहा जाए ना कम है, पर मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। यही बात आपको औरों से अलग करती है। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, माँ पापा की मर्जी के खिलाफ मुझे दादी ने उसी दिन पालमपुर के लिए रवाना कर दिया। मौन हर तरफ फैला हुआ था। पेड़ों पर बने घोंसलों में पक्षी मौन थे, नदी का स्वर मौन था, ना कोई पत्ता हिल रहा था और ना ही हवाओं में सरसराहट थी, क्योंकि वो सब भी रिया की कहानी सुन रहे थे। मौन हम दोनों के बीच भी ठहर गया था। वो आगे कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थे और ना मैं उनसे पूछने की स्थिति में थी। क्या कहूँ उनसे? मेरे शब्द खो गए थे। कौन से सांत्वना के शब्द चुनकर उनके दुख को कम करूं? शायद उनके दुख को कोई भी कम नहीं कर सकता था। मैं उनकी ऐसी हालात नहीं देख पा रही थी। उन्हें थोड़ा सा समय देने के लिए मैं वहाँ से उठकर जाने लगी और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं, बस अभी आती हूँ थोड़ी देर में। रुकिए, वापस होटल चलते हैं। अशोक सामान उठाकर गाड़ी में रख दे। उस दिन की बातचीत के दौर को हमने वहीं रोक दिया था। कोई किताब में लिखी कहानी नहीं थी जिसे बस पढ़ते जाना था। बहुत सारी भावनाओं के साथ खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई थी। सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। होटल वापसी के दौरान विभोर बहुत चुप थे। पूरा रास्ता खिड़की से बाहर देखते रहे, मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैं सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रही थी। कहते हैं औरत कमज़ोर दिल होती है। आदमियों की आंखों में आंसू बहुत मुश्किल से आते हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह से जताना नहीं चाहती थी कि मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। होटल पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में, इस उम्मीद से कि कल फिर वो मुझे कुछ बताएंगे। आगे क्या हुआ? इंसान जैसा सोचे वैसा हो जाए, उसे खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। भविष्य ने किसी के लिए क्या लिखा है कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती हूँ। बस एक नई सुबह के इंतज़ार में हम जीवित रहते हैं। ये रात मेरे लिए भी बहुत भारी होने लगी थी। अजीब सी उथल पुथल मेरे दिमाग में चल रही थी कि बार बार मेरा ध्यान विभोर जी की तरफ जा रहा था। उनके दर्द, उनकी परेशानी को मैं महसूस कर पा रही थी। पिछले 2 दिनों से वो अपने दर्द को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उनके दर्द, उनकी परेशानी में अब मेरी भी हिस्सेदारी हो गई थी। पलंग पर करवटें बदलते बदलते मैं कब नींद की आगोश में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आनंद, विभोर, मैं अपने कमरे में बहुत बेचैन था। एक अजीब सी कश्मकश मेरे अंदर चल रही थी। रिया के साथ बिताए एक एक पल मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में शायद मैंने पहले अपने आप को कभी नहीं पाया था। क्या करूं क्या नहीं, ऐसी वाली परिस्थिति से हो रही थी मेरे साथ। ये सब दोबारा झेलना मेरे लिए आसान नहीं था। फिर खुद से भाग जाने का मन कर रहा है अब, पर सच ये है कि भागते भागते थक भी चुका हूँ। पिछले कई सालों से यही तो करता आया हूँ मैं। शालू जी मुझे जितना मजबूत इंसान समझती है उतना मैं नहीं हूँ। रिया के साथ आगे क्या हुआ शायद मैं उनको बता ना सकूँ अब। उसके साथ बिताए हुए पलों को दोहराने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, जो आज अचानक से टूट गई है। जब शालू जी मुझे मिली, लगा सब कुछ जो इतने सालों से अपने अंदर दबाकर बैठा हुआ हूँ सब बाहर निकाल दूंगा, पर शायद ऐसा संभव नहीं है। कुछ भी कह ना पाने की स्थिति में हूँ। ऐसा करके मैं शालू जी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, जो मैं होने नहीं देना चाहता। और मैंने कागज़ कलम उठाया और लिखने बैठ गया। शालू जी, जब आपको ये ख़त मिलेगा ना, मैं आपसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। आपको हैरानी तो बहुत होगी कि अचानक से ये ख़त क्यों। कई बातें ऐसी होती है कि जिनके जवाब आपके पास होते हुए भी आप उन्हें देना नहीं चाहते। आप हक से मुझसे कुछ भी पूछ लेती थी, और वैसे ही मैं आपसे। आप सोच रही होंगी अगर ऐसा रिश्ता हमारे बीच बन चुका था, फिर मैं आपको अपने मन की बात क्यों नहीं कह पा रही। ये मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। रिया की ज़िंदगी में आगे जो भी हुआ उसका अंदाज़ा आप लगा सकती हैं, और वो सब मैं भोग चुका हूँ।
अब वही रिया का दर्द कैसे मैं आपसे कह पाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप रिया की खातिर दिल्ली वापस नहीं गई और मैं आपको यूँ मझधार में छोड़कर जा रहा हूँ। हम दोनों के बीच की कड़ी रिया है, उसी नाते आपको निराशा भी नहीं कर सकता। हाँ, शायद हम दोनों का साथ यहीं तक था। मेरा इस तरह किया जाने वाला कृत्य माफ़ी लायक तो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शालू जी, मैं आपसे जो कह नहीं पा रहा हूँ उसे आपके लिए लिख कर जा रहा हूँ, ताकि आप ताउम्र वो आपके पास लिखित रूप में रहे। उसे आप मेरी और रिया की तरफ से छोटी सी भेंट समझ लीजिएगा। शालू जी, दादी ने मुझे माँ पापा की मर्ज़ी के खिलाफ पालमपुर भेज दिया था। जब यहाँ पहुँचा तो रात हो चुकी थी। मैं सीधा रिया के घर उतरा। उसके घर पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी पालमपुर आ जाऊँगा। छोटू ने घर का दरवाज़ा खोला, मुझे सामने देखते ही वो रोने लग गया। साहब बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। रिया कहाँ है? बेबी अपने कमरे में है। और उसके पापा? साहब भी वहीं उनके पास में है। तभी अंदर से उसके पापा की आवाज़ आई, कौन है छोटू? साहब, आनंद साहब हैं। मेरा नाम सुनते ही रिया के पापा कमरे से बाहर आ गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, तुम यहाँ घर पर? आप उसकी चिंता ना करें, दादी ने ही मुझे यहाँ भेजा है। अंकल, रिया अंदर है, आ जाओ। और मैं उसके पापा के पीछे पीछे रिया के कमरे में चला गया। वो अपने पलंग पर लेटी हुई थी। आनंद, बस इतना ही कह पाई वो। उसके पापा मुझे वहाँ उस कमरे में छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। ये क्या हाल बना रखा है तूने रिया? बस बहुत हो गए तेरे ये ड्रामे। सबको डराने का अच्छा तरीका अपनाया तूने। चल उठकर बैठ जा, मेरे सामने ये सब नहीं चलने वाला, समझी तू? उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। और ना जाने कितनी देर तक वो मेरे गले लगी रही। मेरे कंधे उसके आंखों से बहते हुए आंसू से भीगते जा रहे थे। रिया, बस कर रोना यार, प्लीज़। उसे अपने से अलग करते हुए मैंने कहा, पर वो मुझे किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। आनंद, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे ही थामे रखना प्लीज़। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, तू किसी बात की चिंता मत कर। अब मैं मरना नहीं चाहती आनंद, मुझे जीना है, पापा के लिए, तेरे लिए। चुप कर, कौन कह रहा है तुझे मरने के लिए? हाँ, कुछ नहीं होगा तुझे, जीना होगा हमारे लिए। बस हिम्मत नहीं हारना रिया। मैं उसके पास बैठा रहा। रात काफ़ी हो चुकी थी। रिया को खाना खिलाने के बाद उसके पापा ने उसे दवाइयाँ दी और वो सो गई थी। सोते हुए भी मेरे हाथ को थामे रही। गहरी नींद में सोने के बाद मैं उसी के कमरे में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया और एकाएक मेरा ध्यान उसके पलंग की साइड टेबल पर गया। आज वहाँ उसकी मम्मी और भाई की तस्वीर नहीं थी। इतने में उसके पापा कमरे में आकर मुझे भी आराम करने के लिए कहने लगे, बेटा तुम भी आराम करो, काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हो। जी ठीक है अंकल, सुबह आता हूँ, ये कहकर मैं जाने लगा। नहीं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर कमरे में तुम्हारा सामान रखवा देता हूँ, यहीं आराम करो बेटा। तुम्हारे यहाँ रहने से हम दोनों को हिम्मत मिलेगी। अगले दिन रिया की पेट स्कैन की रिपोर्ट मिलनी थी। उसके पापा और मैं दोनों सुबह सुबह अस्पताल पहुँच गए। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर जो बताया, उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हम दोनों ने एक साथ कहा, ये कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से देख लें। रिया के पापा अपने आंसुओं को भरसक रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगे, कहीं कोई गलती भी तो हो सकती है ना मिस्टर दीवान। अकेले मैंने नहीं, पूरी टीम ने रिया की ये पेट स्कैन की रिपोर्ट देखी है। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ़ को, पर आपको खुद को संभालना होगा। अगर आप टूट जाएंगे तो रिया को कौन संभालेगा? आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी बीमारी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, मुझे पता कैसे नहीं चला? किसी चीज़ की घर में कमी भी नहीं है, फिर कैसे वो? देखिए मिस्टर दीवान, कैंसर बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो रिया को हुआ है ना, वो बहुत हैरानी वाली बात है, क्योंकि रिया का उन सब चीज़ों से दूर तक कोई वास्ता नहीं है। फिर हम जेनेटिक रीजनिंग भी पर आते हैं, तो हमारे जीन्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। कैंसर की कोई हिस्ट्री है आपकी फैमिली में क्या?
नहीं, मेरे पेरेंट्स में से तो किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और रिया की मदर साइड में भी कोई ऐसी कैंसर पेशेंट नहीं रही है। ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है अभी तक। हमारे शरीर के अंदर हमारे सेल्स कैसे रिएक्ट करते हैं कोई नहीं जान सकता। कई बार हमने लोगों का इलाज करते हुए देखा है कि बचपन में हुई कुछ बातें लोगों के जीवन में बहुत बुरा असर करती है और काफ़ी गहरा असर डाल देती है, और वो खुद ही अकेले उससे जूझते रहते हैं, जिसके कारण वो हर समय टेंशन में रहते हैं। नहीं, रिया को तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप कल रिया को लेकर अस्पताल आ जाएं। उसका ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। उनकी रिपोर्ट्स के बाद उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। रिया के पापा डॉक्टर से उसके बचपन के बारे में कुछ नहीं कह सके। रिया उस समय जिस दौर से गुजरी थी ना, जो उसने सहा था, वो उन्होंने डॉक्टर को कुछ नहीं बताया। वो उनसे नहीं कह पाए कि रिया की माँ जिंदा है और हमारी आपस की लड़ाई के चलते एक मासूम बच्ची से उसकी माँ अलग हो चुकी है। खैर, ये बात तो वो किसी भी तरह से मानने वाले ही नहीं थे कि रिया की बीमारी की एक वजह ये भी हो सकती है। मेरे मन में ये बात घर कर चुकी थी कि रिया अपनी माँ और भाई की कमी को बहुत महसूस करती थी। माना उसके पापा ने उसकी परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं रखी, पर असल में कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी। उनकी ज़िंदगी में उसे एक माँ की ज़रूरत थी। उसका एक भाई था जिसकी उसको ज़रूरत थी। बचपन से लेकर बड़ी होने तक वो अकेली थी और अपने गम को किसी को भी नहीं शेयर कर पाती थी, ना अपने पापा से ना किसी और से। शायद जब मैं उसे मिला, अपने जीवन में होने वाली कमी को मुझसे पूरा करना चाहती थी। अपने इस विश्वास को साबित करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। डॉक्टर से बातचीत करके हम जब घर वापस आए तो उस समय रिया सो रही थी। उसका कंबल पलंग से नीचे लटका हुआ था। उसे ठीक करने के लिए जैसे ही मैंने उसे ज़मीन से उठाकर रिया के ऊपर रखा, सोते हुए भी रिया के हाथ में उसकी मम्मी और भाई का फ़ोटो फ्रेम था। मैंने धीरे से जैसे ही उस फोटो फ्रेम को उसके हाथ से लेना चाहा, वो एकदम नींद में बोल उठी, नहीं पापा, ऐसे ही रहने दो। और मैं कंबल ठीक करके उसके कमरे से बाहर आ गया। बाहर उसके पापा सोफे पर बैठे हुए थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। अंकल, एक बात कहूँ? हाँ बोलो बेटा। क्या आपको नहीं लगता कि रिया की मम्मी को रिया की बीमारी के बारे में सब बता देना चाहिए? आखिर वो खुद एक डॉक्टर हैं। इस समय रिया के पास होंगी तो रिया को संभालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है रिया भी उन्हें बहुत मिस कर रही है। उनकी तस्वीर लेकर वो सोई हुई है। मैं जानता हूँ वो उस तस्वीर को अपने से अलग कभी नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है, मैंने उसे खबर नहीं दी होगी? बहुत ढूंढने के बाद मुझे उसका नंबर मिला था। रिया के बारे में मैंने उन्हें सब बता दिया। फिर क्या कहा उन्होंने? आ रही है रिया की माँ उनके पास? छोड़ो आनंद, क्या करोगे जानकर? एक लंबी सांस भरकर हाँ वो चुप हो गए। मैं समझ गया कि रिया की मम्मी नहीं आने वाली। ऐसे कैसे कोई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है? माँ तो ममता की मूरत होती है। बच्चों की ज़रा सी तकलीफ से तो माँ सहन ही नहीं कर सकती। और यहाँ रिया जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रही है। उसकी बीमारी सुनकर भी उनकी ममता नहीं जागी। मुझसे फिर भी नहीं रहा गया। मैंने उन्हें फिर कहा, अंकल 2 दिन पहले की बात और आज की बात में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप रिया की खातिर प्लीज़ उनसे दोबारा बात कर लीजिए। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार फिर कोशिश करके देख लेता हूँ। हाँ, पर फ़ोन यहाँ से नहीं करूँगा, अपने ऑफिस जाकर करूँगा। मैं नहीं चाहता कि रिया के कानों में इस बारे में कोई आवाज़ जाए। डॉक्टर के साथ हमारी जो भी बातचीत हुई थी उसके बारे में हमने रिया को कुछ नहीं बताया था। रिया सिर्फ चंद महीनों की ही मेहमान थी। उसको बताने का मतलब था उसे उसकी मौत से पहले ही मार देना। जिस स्टेज पर उसकी बीमारी पहुंच चुकी थी, कोई भी इलाज कारगर सिद्ध नहीं होने वाला था। ये बात मैं और उसके पापा अच्छे से जान चुके थे। फिर भी इलाज ज़रूरी था ताकि जितना भी समय उसके पास बचा है उसे वो आराम से निकाल सके। और रिया का इलाज शुरू हो चुका था। इलाज के साथ साथ मैंने मंदिर, गुरुद्वारा कुछ भी नहीं छोड़ा। जहाँ गया वहीं उसके लिए मैंने अरदास की। रिया की ज़िंदगी उसको बख्श दे भगवान। अभी उसकी उम्र ही क्या है, हमारी दुआओं उसके किसी काम ही आ जाए। नहीं, मैं उस वक्त नहीं जानता था उसकी बीमारी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि उसका ऑपरेशन हो नहीं सकता। सिर्फ कीमोथेरेपी ही एकमात्र विकल्प रह गया था हमारे पास, और उसी के साथ साथ उसका इलाज शुरू हुआ। उसकी पहली कीमोथेरेपी
आराम से हो गई थी और ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आए। एक दिन यूं ही रिया मुझसे कहने लगी, आनंद मुझे अपने घर ले जाना है, प्लीज़ मुझे अपने घर ले चलो। अपने घर तो है रिया, और कहाँ है? आनंद मुझे तेरे घर जाना है, दादी माँ पापा सभी से मिलना चाहती हूँ मैं, ले चलेगा ना तू मुझे प्लीज़? रिया पहले तू ठीक तो हो जा, फिर ले चलूँगा। आनंद नहीं, मुझे अभी जाना है। अच्छा ठीक है, पहले डॉक्टर से पूछने दे, फिर तुझे ले चलता हूँ कि तू सफ़र कर सकती है नहीं। आनंद प्लीज़, मेरा बहुत मन है सबसे मिलने का, पता नहीं क्यों। रिया ऐसे मत बोल यार, और ऐसी कोई ज़िद मत कर मुझसे कि जो तेरे पापा भी ना माने। देख ऐसा भी कर सकते हैं ना, कुछ दिनों के बाद दादी माँ पापा सभी को फ़ोन करके यहीं बुला लेंगे, क्यों? सही रहेगा ना? आनंद मुझे पता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस एक बार तेरे घर जाना चाहती हूँ। अभी तो फिर भी ठीक हूँ, पता नहीं आगे मेरी हालत कैसी हो जाए। कैसी हालत, क्या मतलब? हाँ आनंद, तुम और पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मुझे पता चल गया है कि मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है आनंद, मेरी आंखों में देखकर ये बात कह सकते हो। जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, मैंने अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की बात सुन ली थी और उसके बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। डॉक्टर से सलाह करके हम रिया की चंडीगढ़ लेकर के आ गए। 2 दिन वो मेरे घर पर रही। दादी ने उसका वैसे ही गृह प्रवेश किया जैसे एक बहू का होना चाहिए था। अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार कर उसकी कलाई में चढ़ा दी। रिया के चेहरे पर सुकून था, जो वो चाहती थी उसे मिल चुका था। वो मेरी पत्नी बन चुकी थी। उसने अपने माथे पर हर रोज़ लाल सिंदूर लगाना और बिंदी मांग सिंदूर सजाना शुरू कर दिया। मांग भरने के बाद मुझसे पूछती थी, आनंद मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी रिया से सुंदर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती। पहली कीमो के दौरान रिया को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। हम समझने लगे शायद आगे भी ऐसा कुछ हो जाएगा। वो अपनी इच्छा शक्ति से इस बीमारी को हरा देगी। पूरे 21 दिनों के बाद उसकी दूसरी कीमोथेरेपी होनी थी, पर उससे पहले उसके सभी ब्लड टेस्ट होने थे। दूसरी थेरेपी के बाद रिया के बालों ने झड़ना शुरू कर दिया, यानी कीमोथेरेपी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उसकी कमर तक लंबे बाल धीरे धीरे हर जगह दिखाई देने लगे और उसका बिस्तर, उसका तकिया, फर्श, सब जगह, और मैं चुपचाप उन्हें समेटता जाता। उसके बाल काफ़ी झड़ चुके थे। मुझे ऐसा करते देख उसकी आंखों से आंसू निकल आते। मेरी रिया, क्या से क्या होता जा रहा है ये? दिन के 24 घंटे में रिया के साथ होता था। उसके पापा तो एकदम चुप हो गए थे। अपनी बेटी का दर्द उनसे देखा नहीं जा रहा था। टूट मैं भी बहुत चुका था रिया की खातिर। मुझे हिम्मत रखनी थी। धीरे धीरे उसका खाना पीना कम होता जा रहा था। जब शरीर में खाना ही नहीं जाएगा तो बीमारी से भी लड़ने की शक्ति कहाँ से आएगी? सिर्फ पानी की तरह तरल पदार्थ उसके गले से नीचे उतरते थे और धीरे धीरे उन्हें भी गले के नीचे से उतारने में उसे बहुत मुश्किल होती थी। एक दिन मुझसे कहने लगी, आनंद मुझे रोटी खानी है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा इन चीज़ों से पेट नहीं भरता। मैं उसको रोटी तो नहीं खिला सकता, पर दूध में ब्रेड के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके खिलाने की कोशिश बहुत की मैंने। 2 चम्मच भी उसके गले से नीचे नहीं उतरे। अपनी और उसकी विवशता देखकर मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं और निकल जाऊं और अकेले में जाकर कहीं अपना गम हल्का कर सकूं, जोर जोर से चीखें मार कर रो लूं, जहां मेरे आंसू और मुझे देखने वाला कोई ना हो। पर मैंने खुद को बहुत संभाला। कोई बात नहीं रिया, अभी तेरे लिए जूस बना कर लाता हूँ। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गया और किचन में जाकर उसके लिए फ्रेश जूस बना करके उसे पीने को दिया। एक ही घूंट पीकर कहने लगी, आनंद आज मुझे कम नमकीन सा लगा। रिया, पर मैंने तो नमक डाला ही नहीं। अच्छा कभी अपने आंसू को चख लेना, खारे होते हैं वो भी। आधा गिलास तो तुम्हारे आंसू से भरा हुआ होगा ना, इसलिए नमकीन सा लगा। मैं और आंसू, पागल है क्या? आनंद एक बार खुलकर रो ले तुझे क्या लगता है कैंसर के साथ साथ मेरी नज़र भी खराब हो गई है? तेरी आंखें हर वक्त आंसू से भरी रहती है, जिन्हें तू मुझसे छुपाता रहता है। इधर उधर जाकर रोने से अच्छा है कि मेरे सामने एक बार खुलकर रो ले। इन्हें बह जाने दे, क्योंकि जब तक ये निकलेंगे नहीं ना तो मेरे लिए जूस ऐसे ही नमकीन बनाता रहेगा। इतनी गमगीन माहौल में भी उसने मुझे हंसा ही दिया और उसी हंसते हुए साथ हम दोनों रो भी रहे थे।
आनंद, मैं हमेशा तेरे साथ के लिए रहना चाहती थी, जिंदगी भर के लिए तेरी बाहों में समाना चाहती थी। मुझे नहीं जाना तुझे छोड़ के, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। दादी, माँ, पापा सबके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उसे कुछ नहीं कह सका, बस भगवान से उसके लिए बस प्रार्थना करता रहता था। हर रोज़ मंदिर में जाता था, गुरुद्वारे जाता था, हर जगह जाता था और उसके लिए मन्नत मांगता था। जिस मंदिर में आपके साथ गया था, हर रोज़ वहाँ से जल लाकर उसको पिलाता भी था। अब हर रोज़ उसको बुखार रहने लगा, उसके पूरे शरीर में हर वक्त दर्द रहता था। उसे दर्द महसूस ना हो, डॉक्टरों ने उसे ऐसी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी जिससे वो सारा दिन बेहोश ही रहती थी। कोई उसको छू नहीं सकता था, गलती से भी। अगर मैं उसको छू लेता, उसी वक्त कहती, हाथ नहीं लगाओ, दर्द होता है। हम समझ रहे थे कि बस अब वो ज़्यादा दिनों तक हमारे पास नहीं रहने वाली है। एक दिन मैंने उससे यूं ही कुछ पूछ लिया, रिया, कुछ मन में है तो बता दे। अपने तकिए की तरफ इशारा करने लगी। तकिए के नीचे उसकी मम्मी और भाई की तस्वीर थी। हाँ बोल, क्या चाहिए? एक बार माँ और भाई से मिलना चाहती हूँ, और कुछ जो भी तेरे मन में बता दे। तुम कुछ लिखना मत छोड़ना आनंद, अपनी किताब को ज़रूर पूरा करना। और कुछ नहीं आनंद, तुम मिल गए, बस सब कुछ मिल गया मुझे। और मैंने उसे वादा किया कि तेरी मम्मी और भाई को तेरे से मिलवाने ज़रूर लेकर के आऊँगा, और मैं लिखना भी नहीं छोड़ूंगा। रिया के पापा ने उनके घर का एड्रेस लेकर दिया मुझे, और मैं अगले ही दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रास्ते में बिना कहीं रुके मैं दिल्ली पहुंच गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, मैं किसी भी तरह की देरी नहीं चाहता था। दिल्ली पहुंचते ही मैं सीधा उनके घर पहुंच गया। उसकी मम्मी और भाई उस वक्त दोनों घर पर ही थे। अपना परिचय देने के बाद रिया की इच्छा उनके सामने रख दी। अक्षय, रिया के भाई को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हैरानी से वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा, आपको पता था? हाँ। फिर भी आप उसके पास ना होकर यहाँ बैठी हैं, अपनी बेटी का इलाज ना करके दुनिया भर के लोगों का इलाज करके बस पैसा कमाने में लगी हुई हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्या मिल जाएगा इतना पैसा कमा के? इतना ही पैसा से प्यार था तो मुझे भी अपने साथ क्यों लेकर के आई? मैं रोड़ा नहीं बनता आपकी तरक्की में। मुझे क्यों लेकर आई आप अपने साथ मम्मा? क्यों? वहीं रहने देती होता, कम से कम हम दोनों भाई बहन तो एक साथ से रह सकते थे ना। कितना तरसे हम दोनों एक दूसरे के लिए। कुछ अंदाजा भी है आपको? मुझे भी कौन सा आपने अपने साथ ही रखा। हॉस्टल में डालकर आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। वो जा रही है इस दुनिया को छोड़ करके, और मैं भी एक दिन ऐसे ही चला जाऊंगा। अक्षय, ये समय इन बातों का नहीं है। हमें इतनी जल्दी हो सके तो रिया के पास पहुंचना है। उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले ही दिन हम सुबह सुबह पालमपुर के लिए निकल पड़े। जब तक वहाँ पहुँचे शाम होने वाली थी। सालों बाद अपने माँ और भाई को सामने देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकलने लगा, रिया ने मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया। आनंद रुको, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, अभी आता हूँ। रुको आनंद, मेरा एक काम और बाकी है। छोटू से कहकर बाजार से एक राखी मंगवा दो, मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। उसे रहने दो, मैं जाकर लेके आ जाता हूँ। उन सबको कमरे में छोड़कर मैं बाहर निकल गया। उन सभी को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, हर दूसरे दिन रिया को तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तीसरी कीमोथेरेपी की तारीख आकर निकल गई, क्योंकि उसके ब्लड की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही थी, और जब तक सभी रिपोर्ट ठीक नहीं होगी कीमोथेरेपी उसे नहीं दी जा सकती है। अब धीरे धीरे उसकी सांस उखड़ने लगी थी। वो सीधा लेट नहीं सकती थी। सारा दिन वो पलंग पर कुशन लगाकर लेटती, और जैसे ही रात होती तो मेरे कंधों पर सिर टिकाकर सोती। मुझसे कहती, आनंद, अगर मेरी आंख लग भी जाए ना तो भी ऐसे ही बैठे रहना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना तुम। नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जा भी कहाँ सकता हूँ जब मेरी रिया यहाँ पर है? हाँ। और आखिरकार वो रात, वो भयानक काली रात भी आ गई। वो मेरा सहारा लिए हुए सो रही थी। एकदम नींद से जाकर मुझसे कहने लगी, आनंद, कुछ सुना दो ना, प्लीज़ कुछ सुना दो, मुझे कुछ सुनना है। हाँ, क्या सुनना है? अपनी लिखी हुई कोई कविता सुना दो। क्यों बालू की तरह हाथों से फिसलती जा रही है जिंदगी?
कस के पकड़ा तो तेजी से सरकती जा रही है जिंदगी। वक्त भी तो कुछ पास ज़्यादा नहीं है, क्यों बालू की तरह हाथों से फिसलती जा रही है जिंदगी। हर गम को दूर करती जा रही है जिंदगी, हर रिश्ते से रिश्ता मिटाती जा रही है। पकड़ सको तो देख लो पकड़ कर, पर अपने में सिमटती जा रही है जिंदगी। क्यों बालू की तरह हाथों से फिसलती जा रही है जिंदगी। छोड़ती जा रही है वो अपनी अनमोल सी यादों को, ना बिसराने वाली वो रातों को जो बिताई थी संग हमने। लौट आ मत जा मेरी ओ जिंदगी, क्यों बालू की तरह हाथों से फिसलती जा रही है जिंदगी। बात बात पर तेरा यूं ही मुझसे रूठ जाना, फिर खुद से ही यूं मान जाना। कैसे तेरी आदतों को भुला पाऊंगा, कैसे उठा पाऊंगा तेरे वो सारे नखरे। मैं चाह कर भी ना तुझे पकड़ पाऊंगा, मत जा लौट आ मेरी ओ जिंदगी। कस के पकड़ा तो तेजी से सरकती जा रही है जिंदगी, क्यों बालू की तरह हाथों से फिसलती जा रही है जिंदगी। इसे भी वो पूरी तरह सुन नहीं पाई, या फिर नहीं, मैं नहीं जानता। और मेरी रिया अपनी जिंदगी की जंग हार गई। मैं बहुत टूट चुका था, बिखर चुका था। मैंने पालमपुर छोड़ दिया था, बस भटकता रहा, कोई ठौर ठिकाना नहीं था। अपने साथ सभी को बस दुख ही दे रहा था। और एक दिन वो मेरे सपने में आई, कहने लगी, आनंद उठो। मेरी रिया मेरे सामने थी, उसके हाथ में पेन था। आनंद, अपना वादा भूल गए? क्या हुआ उस कहानी का जो लिखनी थी, जो तुम लिखनी शुरू कर रहे थे? हमारी कहानी थी आनंद। मैं वापस तो नहीं आ सकती, पर अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए मुझे जीवित रख सकते हो। लिखो हमारी कहानी। अपनी रिया की कहानी अपने बिखरे पन्नों को समेटना शुरू कर दिया। पर अभी मेरे लिए लिखना आसान नहीं था। कैसे लिखता? रिया जा चुकी थी इस दुनिया से। जब भी उसका नाम कागज पर लिखता मेरे हाथ कांप जाते। मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि रिया अब इस दुनिया में नहीं है। रिया जिंदा है मेरे अंदर, मरा तो विभोर है। और बस वही विभोर, उस कहानी में भी रिया मर गया। बस वही विभोर उस कहानी में मर गया और रिया को हमेशा के लिए जिंदा रख दिया। और यही आज का सच है। जिंदगी और मौत की जंग में जिंदगी हार गई। मौत दबे कदमों से आई, एक सन्नाटा छोड़ गई। मांगी दुआओं भी बेअसर हो गई। आज फिर एक जिंदगी बेबस हो गई। तुम्हारे जाने से आंखें नम हो गई। जा रही हो अकेले तय करने मंजिलों के फासले। पहले ही क्या गमों की कमी थी जो अपना भी गम देकर जा रही है। चुपचाप अपनी दास्तां लिखती रही तुम, और अपनी ही दास्तां कहते कहते सो गई तुम। क्यों जिंदगी की जंग से हार गई तुम। 4 कदम भी ना चली और रुखसत हो गई। शालू जी, बस यही मेरी और रिया की कहानी है। आनंद, विभोर। वो सुबह हर रोज की तरह आने वाली सुबह नहीं थी। सुबह उठी तो सिर बहुत भारी हो चुका था और रात को कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। उठते ही ध्यान विभोर जी की तरफ गया। समय देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। सुबह की सैर के बाद वो होटल की तरफ ही आ रहे होंगे। उन्हें देखने के लिए कमरे की बालकनी में आकर खड़ी हो गई। पिछली सड़क पर शांति छा गई थी। अपने लिए चाय का ऑर्डर देकर उन्हें फ़ोन मिलाने लगी। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जाने लगा। 10 मिनट में ही वेटर चाय लेकर आया। चाय के साथ ट्रे में रंग बिरंगे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता था। उसे देखते ही मैंने पूछा, ये किसने भेजा है? विभोर सर ने। अब वो खुद कहा। कहते हुए मैंने फूलों को उठाया और उन्हें फूलदान में सजा दिया। मैडम, सर तो आज सुबह सुबह ही होटल छोड़कर चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हुए मैंने दोबारा उन्हें फ़ोन मिलाया। फ़ोन अभी भी बंद था।
कुछ कहकर गए हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं, कुछ नहीं कहा, बस आपके लिए ये लिफाफा छोड़कर चले गए। उसके हाथ से लिफाफा लेकर उसे खोलकर देखने लगी। मेरे नाम की चिट्ठी थी और उसे पढ़ते हुए मैं धम से पलंग पर बैठ गई। मेरी आंखों से अविरल आंसू बहते रहे, बहते रहे, बहते रहे। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो सुनने के लिए आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।